चलिए, क्लास 8 का है सिविक्स, चैप्टर फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, भारतीय संविधान। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफाइन करेंगे क्योंकि हमारे कोचिंग में सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड तीनों के बच्चे पढ़ने आते हैं, है ना। इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों डिफाइन करेंगे। स्पेशली ये वीडियो बनाया तो जा रहा है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, लेकिन सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि जब आपका चैप्टर शुरू होगा तो उस समय आपको समझ में एकदम सटीक आएगा और यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा, इसलिए आपको डबल बेनिफिट है ना। देखिए बाबू, आखिर संविधान होता क्या है और संविधान का जरूरत क्या है, इसको हम समझेंगे इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। अभी आज हम इंट्रोडक्शन देंगे, इसका जो मेन वीडियोस आना शुरू होगा वो कल से शुरू हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इसमें हम क्या होता है, संविधान क्या होता है और इस संविधान के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो सिमिलरली अ सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक क्रिकेट टीम, लॉ आर रिक्वायर्ड टू गवर्न सोसाइटी। मीन्स देखिए, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, कोई भी गेम ले लीजिए, आप सोच लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी नियम कानून है नहीं। अच्छा, क्रिकेट कितना देर चलेगा, 10 मिनट 5 मिनट, सब आपस में लड़ झगड़ के हाथ पैर टूट डाल लेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी भी चीज को एकदम प्रॉपर वे में चलाने के लिए वहां पे नियमों की जरूरत होती है ना। तो आप सोच लीजिए, जब कोई देश, इतना बड़ा देश, इतने लोगों को हैंडल करना होता है, सबको एकदम एक कानून, एक लॉ के अंतर्गत चलाना होता है, तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है एक देश को भी, है ना, ताकि सब सारी चीजें प्रॉपर वे में काम करें। इस संविधान में लिखा हुआ होता है कि प्रधानमंत्री को कितना अधिकार है, एक राष्ट्रपति को कितना अधिकार है, एक आम आदमी को कितना अधिकार है ना। आपके पास कौन कौन से, क्लियर तौर पे कि आपके पास कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है, राइट। आखिर ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती क्यों है, तो आपको बता चुके हैं कि किसी भी चीज को एकदम प्रॉपर वे में चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। वो लिखित दस्तावेज जिसमें नियमों की व्याख्या होती है ना, तो वो क्या कहलाती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। और वो किसी भी चीज के लिए हो सकती है, वो नियम एक कंट्री के लिए भी हो सकती है, एक ऑफिसेस के लिए भी हो सकती है, कहीं भी जहां भी नियम लागू होता है ना। आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का एक नियम होता है ना, तो वो सब क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही कहलाएगा एक तरह से। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि हर राइट्स को, यानी कि हर अधिकार को लिखित तौर पे लिखा हुआ होता है, किसके पास कितना राइट्स है, ये देश किस वे में चलेगा। और देखिए, यहाँ पे दो चीज होता है कि एक तो किस वे में चलेगा, वो तो ठीक है, राइट्स तो हो गया। दूसरा है कि किस देश के हिसाब से उसको बनाया जा रहा है, तो उस देश के हिसाब से उस कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि उस कानून को बनाया जाता है, कानून की किताब को बनाया जाता है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अमेरिका का कानून भारत में एग्जैक्ट लागू हो जाए और लोग यहाँ के संतुष्ट रहें, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर कुछ अलग है, हमारे यहाँ का कल्चर कुछ अलग है ना। तो इसलिए हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन लगभग मतलब एक ही है, या फिर कहीं वहाँ के मतलब कल्चर के हिसाब से है वो चीज। चलिए, What we are going to study in this chapter, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आखिर जरूरत क्यों है, संविधान की जरूरत क्यों है ना, ये पढ़ेंगे हम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि जो मेन फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि जैसे कि आपके पास कौन कौन से अधिकार है, सरकार के पास कौन कौन से अधिकार है, पुलिस के पास कौन से अधिकार है ना, और किस प्रकार से एक देश, एक कंट्री जो है रन करता है, चलता है, वो हम इसमें समझेंगे। किसमें समझेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। अब हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद। ये संघवाद क्या होता है,
तो ये अभी अगर आपको यहाँ बता दें तो समझ में आने से रहा, ठीक है। तो जब हम संघवाद पढ़ेंगे तो प्रॉपर वे में इसका स्ट्रक्चर समझते हुए चले जाएंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जब यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम एक एक चीज प्रॉपर वे में आपको समझ में आ चुका होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की संसदीय स्वरूप क्या है, सरकार आखिर कैसे काम करती है, इसकी स्वरूप क्या है। जैसे बताया था ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, है ना। और इसमें क्या बताया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका वगैरह वगैरह, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो भी बोल लीजिए, ये 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, तो वो किस प्रकार से काम करता है, किसके पास कितना अधिकार है तीनों में, और ये तीनों आखिर है क्या, तो इसको हम अच्छे से इस चैप्टर में समझ लेंगे। आगे है आपका कि सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर वही चीजें फिर से यहाँ पे कि किन के पास कितना अधिकार है, राष्ट्रपति के पास, आम जनता के पास कितना कितना अधिकार है, सबके पास सेपरेट पावर की कौन कौन से हैं, और क्या पावर का कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, क्या नरेंद्र मोदी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या राष्ट्रपति जो चाहे सो कर सकते हैं, क्या आपके साथ कोई कुछ गलत कर सकता है, नहीं ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक मान लीजिए कि ये है आपके जज, ठीक है, ये जज है, और यहाँ पे एक पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, ये बेचारा निर्दोष है, ये निर्दोष है, लेकिन अब ये निर्दोष है तो ये अपना ये निर्दोषिता, यानी कि ये एकदम कोई गलत काम नहीं किया, ये साबित कैसे करेगा। और साबित कर भी दे तो अगर मान लीजिए ये पैसा वैसा लेकर के मिले रहे, है ना, ऐसा तो हो सकता है, तो इसको न्याय कैसे मिलेगा, तो नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो है सेपरेशन पावर के तहत बंधे हुए होते हैं। जब हम क्लास में ये चीज पढ़ाएंगे तो आपको समझ में उस समय आ जाएगा। अब आपका है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और अधिकार में अंतर होता है। मौलिक अधिकार आपसे किसी भी हालात में छीने नहीं जाएंगे, रोटी कपड़ा मकान, है ना, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य सुविधाएं, आपसे किसी भी हालात में, देश में इमरजेंसी भी लग जाएगा ना, कुछ भी इमरजेंसी हालात हो जाएगा, ये आपसे छीना होगा, कभी भी छीना नहीं जा सकता है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार आपका है, किसी का छीना नहीं जा सकता है। आगे है आपका सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, यानी कि धर्मनिरपेक्षता जो भी कह लीजिए आप इसको, जो जैसे कि मान लीजिए भारत में कितने धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब आपस में साथ में ईद मनाना, होली मनाना, सब कुछ करना हम लोग करते हैं ना, लंगर जाके खा लेते हैं, इस तरह के मतलब कुछ भी आप अभी सेंटा वेंटा जो भी है, हम लोग चर्च वगैरह जाना, तो ये सब क्या है, आपस में हम लोग एक परिवार की तरह घुल मिल कर रहते हैं, तो यही तो सेक्युलरिज्म है, और क्या है। तो इसको हम एकदम अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये सेक्युलरिज्म का मतलब आखिर क्या है ना। तो ये समझ लेंगे ये चैप्टर में। हम आशा करते हैं कि इसमें आप जहां तक हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ छूटा हुआ नहीं है। एक चीज हाँ समझ जाइएगा कि आप नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स आपको मिलता रहेगा, हाँ, लेकिन YouTube पर आप देख करने के बाद, वीडियो समझने के बाद, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिएगा तो नीचे मेरा यानी कि कोचिंग का, है ना, यूपीएससी कोचिंग का आपका वहां पे नंबर दिया हुआ रहेगा व्हाट्सएप का, आप उस पर मैसेज कीजिएगा, सर इसका हमको नोट्स चाहिए, तो हम आपको दिन भर में 24 घंटे के अंदर किसी भी समय, जब भी हमको समय मिलेगा, लेकिन ये निश्चिंत रहिए कि आपको, आप मैसेज किए तो किसी भी हालत में आपको नोट्स मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 का चैप्टर 2 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 पहले दिया हुआ है और पार्ट 3 में हम इसका निष्कर्ष निकाल लेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और इसके पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो भी हम आपको दे चुके हैं, जिसमें कि आपको बताए थे कि व्हाई नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उसका फर्स्ट पॉइंट अभी चल रहा है, ठीक है। आपको ये भी बता चुके थे हम कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर इसके बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो आएगा वो आएगा फेडरलिज्म, पार्लियामेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड सेक्युलरिज्म, ठीक है। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम समझते हुए चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के व्यू से,
आगे जा करके अगर आपको कंपटीशन का तैयारी करना है उसके भी उसे, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि कोई भी कंपटीशन का तैयारी कीजिए आपका 6 to 12 का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आज इसको देख लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। Why does a country need a constitution? Part 2. Constitution define the nature of a country's political system. कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना बाबू, वहां का नेचर और वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा वो डिफाइन होता है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र है, लोग लोकतंत्र को फॉलो करते हैं। उसी प्रकार आप नेपाल की जो स्टोरी आपको हम बताए थे, इस स्टोरी आपको हम बताए थे, उसमें बताए थे कि नेपाल में पहले क्या था, पहले कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था। तो पहले था मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन था और अभी कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां का नेचर, कैसे लोग वहां का व्यवहार करेंगे, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, सब कुछ संविधान में ही आपका लिखा हुआ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ होता है। व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी देयर। देखिए पॉलिटिकल सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, लाइक अ डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। ठीक है, डेमोक्रेसी का तो मतलब आप जानते ही हैं, लोकतंत्र, और डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाही, और मोनार्की का मतलब होता है आपका, मोनार्की का मतलब आपका होता है क्या, तो राजतंत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो डेमोक्रेसी जहां लोगों की चलती हो, डिक्टेटरशिप जहां पे तानाशाही चलती हो, जो कह देंगे वही सुनना होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह में होता है ना, जो वहां के राष्ट्रपति कहेंगे वही सुनना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हो गया आपका डिक्टेटरशिप। और मोनार्की में तो आप जानते ही हैं, जो राजा कहेंगे वो हमको सुनना है। हालांकि तीनों जगह ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री होना ही जरूरी नहीं है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं और भी बता रहे हैं। और नेपाल वाले पिछले वीडियो में आप जो हम आपको स्टोरी बताए थे उसमें भी आपको उसमें बता चुके हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस अ गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो ये भी डिफाइन करता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वो भी डिफाइन करता है कि वहां के मतलब किस प्रकार से उसका गाइडलाइंस दिया हुआ है। मान लीजिए गाइडलाइंस सोसाइटी के लिए कि सोसाइटी के लोग कैसे वहां का मतलब आम जनता के लिए किस प्रकार का गाइडलाइंस है, पुलिस के लिए किस प्रकार का गाइडलाइंस है, आखिर वहां हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम रन कैसे करेगा, किनके पास कितना अधिकार है ना, ये सब कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ठीक है, तो ये डिसीजन, अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो अपने पैरों पर तो चलेगा, ये पैर हाथ तो है नहीं उसका। ठीक है, तो डिसीजन पे ही सब कुछ होगा। और प्लस में कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमको पता है कि हाँ मेरा अधिकार क्या है, हम शिक्षक हैं तो मेरा अधिकार क्या है, आप स्टूडेंट है तो आपका अधिकार क्या है, ये सब कुछ क्या है, गाइडलाइंस में पहले से लिखा हुआ है। और किसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में। अब है आपका पॉइंट कि थर्ड पॉइंट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस द सेफगार्ड अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटी। मतलब पावरफुल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, ये समझेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। पावरफुल अथॉरिटी यानी कि जिनके पास आपसे ज्यादा पावर हो, लाइक एमएलए है ना, प्रधानमंत्री यानी कि पीएम, एमपी, इस तरह के जो हाई पावर लोग होते हैं, तो उनके पास हमसे कुछ ज्यादा पावर होता है ताकि वो कुछ वेलफेयर का काम हमारे लिए कर सके, उनका समाज में चले। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया हुआ होता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि पुलिस के पास पावर है और वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे, तो आप उनको कैसे रोकिएगा। ठीक है, उनको कैसे रोकिएगा। या फिर कोई मतलब ऊंचे पावर में है और उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स है, तो उनको आप कैसे रोकिएगा। आपके पास तो कोई खास पावर है नहीं है आपके पास पावर, जिसको आप फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो आपका राइट्स है, जो कि आपसे कोई छीन नहीं सकता है। जब आपको हम सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ाएंगे, यानी कि 3 लेवल गवर्नमेंट के बारे में जब बताएंगे, तब आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि आपके पास कौन कौन से पावर है। और आप विश्वास कीजिए, उसके बाद आपके पास जो पावर है, उस पावर को जान लेने के बाद आप एक सही तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आप समझ जाएंगे। आगे है आपका हु इज द पावरफुल।
एंड वाई सेफगार्ड इज रिक्वायर्ड। तो पावरफुल कौन है और उनके विरुद्ध मतलब हमें सेफगार्ड क्यों चाहिए, ये सर है ना। तो एग्जांपल के तौर पर समझेंगे क्लासरूम का एक सिचुएशन समझेंगे और देन इस सिचुएशन को हम रिलेट करेंगे गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए क्लासरूम सिचुएशन जो होगा इसको हम समझते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे कोचिंग में पढ़ने आते हैं, ठीक है, हमारे पास। तो यहाँ पे मान लीजिए हम पानी वानी लाने के लिए गए हैं या कहीं गए हैं, या एग्जाम्पल के लिए कोई नटखट बच्चा है उसको हम बना दिए हैं क्लास का मॉनिटर, ठीक है। तो अब एक तो पहले से वो नटखट से बदमाश टाइप का है और ऊपर से उसको मॉनिटर बना दिए। तो कहने का मतलब तो जिससे उसका दुश्मनी चलता होगा, जिससे उसका अच्छा से मतलब तालमेल नहीं बैठता होगा, दुश्मनी टाइप का होता होगा, तो उससे तो वो पूरा निकालेगा अपना जो भी उसका भड़ास होगा, ठीक है, जो भी होगा झूठ मूठ का अपना दे देगा, सर देखिए वो ये कर रहा था, सर देखिए वो कर रहा था, और उसको झूठ मूठ का पिटवा भी सकता है या उसको कुछ पनिशमेंट दिलवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ गार्ड प्रोवाइड, तो इसी को अब देखिए यहाँ पे चलिए इसको सिचुएशन को रिलेट करते हैं हम गवर्नमेंट से। मान लीजिए कि कोई एमपी है या कोई एमएलए है या विधायक एमएलए है, इसके पास तो पावर है, ठीक है। तो ये पावर इसके पास है, तो ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, यहाँ का आई थिंक समझ में ना आए, चलिए पुलिस का ले लेते हैं, पुलिस का ले लेते हैं। तो इसके पास, पुलिस के पास तो पावर है, ठीक है। तो मान लीजिए इस पावर का वो गलत इस्तेमाल करे, ठीक है, क्योंकि इनको पावर किससे मिला हुआ है, संविधान से मिला हुआ है, ठीक है। तो संविधान से गलत इस्तेमाल करे तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो ये पुलिस के खिलाफ नहीं, किसी के भी खिलाफ आपके पास फंडामेंटल राइट है, जो पुलिस भी नहीं छीन सकती है, ना प्रधानमंत्री भी छीन सकते हैं, ना राष्ट्रपति छीन सकते हैं। किसी इमरजेंसी के भी हालात में आपको बताया है ना कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर नहीं छीन जा सकते हैं, ठीक है, जो मेन फंडामेंटल राइट्स है। अब यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से होता है। अब वी कैन से दैट पॉलिटिकल leaders may misuse their authority. Constitution lays down rule that guard us. ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि we can say that political leaders, यानी कि political leaders जो है वो हमारे साथ अपने पावर्स का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिसयूज कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उस पावर तो उनको दिया ही हुआ है, प्लस में उनको वो भी बता के रखा है कि आपका पावर यहीं तक है, इससे ज्यादा आपके पावर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए पुलिस का पावर, अगर हम कुछ गलती किए हैं और हमको वो गिरफ्तार करके 24 आवर्स ज्यादा देर तक नहीं रख सकती है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगर हम कुछ गलती नहीं किए हैं तो हमको कोर्ट से अगर मिल गया है कि हाँ आप गलत हैं, कोर्ट हमको गलत ठहरा दिया है, हम न्याय हमको मतलब कोर्ट बोल दिया है कि ये गलत है, तब जा करके हमको जेल में जो भी हमको सजा कोर्ट दिया है, कोर्ट के हिसाब से पुलिस हमको सजा दे सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स हम बेसिक और आगे जाके पढ़ेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए समझिए यहाँ पे कि आप पहले आपको हम क्या बताए थे कि दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन में आपको हम बता चुके थे, सबसे फर्स्ट वाला में इंट्रोडक्शन कि किस प्रकार से आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर बताए थे आपको हम नेपाल के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर चाहिए क्यों कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को, कंट्री को, जो भी आप कहिए। और उसके बाद आज हम यह समझ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन क्या करता है, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कितने ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम जो है कितने पार्ट का आपका होता है, 3 पार्ट का होता है, 3 तरह का होता है, कौन कौन से बता चुके हैं आपको हम। आपको ये भी जान चुके हैं आप जान चुके हैं कि आपको सेफ गार्ड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोवाइड करता है। आगे जाके हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे और इसका लास्ट चौथा पॉइंट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। 4 पॉइंट हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका वाई नीड कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। और इस पॉइंट के बाद हम पढ़ेंगे दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, पापा मम्मी का बात मानिए, ठीक है, क्योंकि जो माँ का नहीं होगा बाबू वो किसी का नहीं होगा, है ना। बता चुके हैं आपको हम क्लास में बता चुके हैं, है ना। एक माँ आपको आपसे 9 महीना पहले से जानती है, ठीक है। तो इसलिए माँ की बात जो नहीं सुनेगा, जो माँ का नहीं होगा वो धरती पे किसी का नहीं होगा। इसलिए इस समय पेंडेमिक में कम से कम मम्मी पापा का बात सुनिए, घर पे रहिए
और जब हम पढ़ा रहे हो तो वो 10 मिनट का 15 मिनट का मुश्किल से वीडियो होता है, वो देखने के बाद उसका नोट्स बनाने के बाद अभी आपको स्मार्ट वर्क ही करना होगा, नहीं तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, गुड बाय। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने यह समझा था कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसका आंसर हम लोग ढूंढ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप 3-4 वीडियो होगा, वो वीडियो सारा देख करके आइए, इंट्रोडक्शन से लेकर के पार्ट 3 तक का, तब जा करके आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आप लोग देख चुके हैं तो फिर तो अच्छी बात है। चलिए समझते हैं। तो की फीचर्स क्या है, यानी कि भारतीय संविधान का मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ये देखेंगे हम। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था तो वह इमेजिन किया गया होगा कि आखिर हमारा जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो किस प्रकार का हमारा देश होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इमेजिनेशन में क्या किया गया होगा। मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या कुछ ना कुछ सोच कर तो पढ़ाई कर रहे होंगे ना, कि मान लीजिए कि हम बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे, बड़ा होकर इंजीनियर बनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पायलट बनेंगे, टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुछ ना कुछ तो सोच कर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो वैसे ही जब इंडिया का नेशनल मूवमेंट चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, आपका पढ़ाई चल रहा है, वैसे ही आप इसका लड़ाई चल रहा था यहाँ पे इंडिया को फ्री करने के लिए, तो सबसे पहले बात क्या आया होगा कि हम चूंकि सताए हुए किनके थे, तो हमें आज तक मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, फिर आकर के अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, तो हम तो एकदम कूटे गए थे बढ़िया से। तो हम तो ये सोचे थे ना कि मान लीजिए हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारा देश में सबको इक्वल राइट होगा, जैसे लोग चाहेंगे, जिस प्रकार से जो भी काम वो करना चाहे, कहीं भी घूमना चाहे, कहीं भी कुछ भी, मतलब अपने हिसाब से वो कुछ भी काम कर सके, वैसा देश की हम लोगों ने इमेजिनेशन किया होगा। तो वैसे देश को बनाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या आया हमारे देश के नेशनल लीडर्स में, क्या आया होगा। अच्छा, अब ये नेशनल मूवमेंट लड़ कौन रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, और आपके इधर से फिर से आपके जो हो गए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब नेशनल मूवमेंट के सब थे, हीरो थे। तो वो लोग क्या सोचे होंगे, कैसा देश कब बनाया जा सकता है, जब उस देश में डेमोक्रेसी होगा। राइट, डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, तभी वहाँ पे वो चीज़ संभव है जो जैसा देश वो बनाना चाह रहे थे। तो देखिए, डेमोक्रेसी बिकॉज वी सफर्ड अ लॉट अंडर द अथॉरिटी एंड रूल ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। यानी कि हम लोग क्यों डेमोक्रेसी चाहते थे, क्योंकि हमारे ऊपर जो था बहुत ही अत्याचार हुआ था, किसके थ्रू, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू। इन लोगों ने, यानी कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा था कि जब भी हमारा देश मतलब आज़ाद होगा तो हम अपना देश ऐसा बनाएंगे कि जहाँ पे सभी के पास क्या हो, इक्वल राइट हो, कोई भी अगर डिसीजन लिया जाए तो इक्वल लोगों का पार्टिसिपेशन हो, है ना, डिसीजन मेकिंग। जब देश में कोई भी कानून बने, देश में कुछ भी काम हो, तो सबका क्या हो, एकदम समान, है ना, एकदम बराबरी का हकदार सब लोग हो उस कानून के बनाने में। वैसे देश का हम लोगों ने क्या किया था, इमेजिन किया था, हम लोगों ने वैसा सोचा था। यानी कि ये जो नेशनल लीडर थे ऐसा उन्होंने सोचा था, तो वो सोचे चाहे, मतलब हम तो बात तो लगभग एक ही है। दिस वॉज डाउन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल। अब ये जो इतना बड़ा, मतलब सोच लीजिए कि आप अगर एक इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था, इतना बड़ा संविधान तैयार करना था, जहाँ पे पूरे देश एक साथ अपना, मतलब सबको एक साथ लेकर के चलना था। आप ये इमेजिन कर सकते हैं, हमारे देश में कुछ किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती है, कुछ किलोमीटर पे रिलीजन बदल जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि रंग बदल जाता है, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हमारे देश में है। और सबको खुश रखना, एक साथ रखना, सबको, हमारा देश टूटे नहीं, वैसा मतलब हम लोगों को तैयार करना था कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए हो रहा था। तो देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्ट जो कमेटी जो चल रहा था, उसमें सबसे हेड कौन थे, तो सबसे हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे हेड थे, है ना, उन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार था कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन वो अकेले वैसा नहीं किए, वो क्या, वो एक बस फ्रेम तैयार किए थे।
कि हाँ ये ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो एक फ्रेम तैयार कर दिए। और उस फ्रेम तैयार करने के बाद इस ड्राफ्ट कमीशन में पूरे देश से लगभग 300 लोग थे। कितने लोग थे? 300 पीपल थे जब संविधान बनाया जा रहा था। तो पहले से संविधान तो लगभग तैयार था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस पर डिस्कशन चला कि इस पर और क्या बदलाव किया जाना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है ना। तो उस प्रकार से इसमें बदलाव कुछ कुछ किए गए। अब आपका है कि बॉडी ऑफ लीडर यानी कि हैड अ हार्ड टास्क ऑफ फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। यानी कि ये बहुत बड़ा टास्क था कि पूरे देश के लोगों को एक करके एक सूत्र में बांध देना, जहां पे सब लोग खुश रहे, सबके मन की बात हो, सब मतलब कहने का मतलब है कि एकदम सब लोग एक साथ एकदम मिलकर रहे, ऐसा संविधान तैयार करने का एक लक्ष्य रखा गया। तो इस लक्ष्य में बहुत बड़ी बाधाएं भी थी। अब इसमें क्या था कि सबसे पहले तो ठीक है 300 लोग यहाँ थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके सबसे बड़े हेड थे, है ना, हेड थे, सबसे मतलब जो भी था उनके ऊपर दारोमदार था। इसीलिए हम संविधान के जनक भी उनको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इन 300 लोगों का नाम आपको याद हो चाहे ना हो, पता हो चाहे ना हो, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हेड थे, इसलिए उनका नाम सामने आता है। While forming of the constitution, they had many challenges in front of them. एग्जाम्पल के लिए डाइवर्सिटी, यानी कि जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे यहाँ पे। यानी अब सबसे बड़े चैलेंजेस क्या था कि उस समय मतलब उस समय क्या आज भी डाइवर्सिटी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। अलग अलग 3, 4, 5 धर्म के 4 तरह के मुख्य धर्म हो गया और मिला दे जाकर 4-5 तरह का धर्म हो गया हमारे यहाँ। प्लस में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, कुछ दूरी पे लोगों का खान पान बदल जाता है, कुछ दूरी पे भाषाएं बदल जाती है, और वो सबको एक साथ लेकर चलना। कैन यू इमेजिन? आप क्या सोच सकते हैं ये चीज़? आप एक पिकनिक प्लान कीजिए ना, एक पिकनिक प्लान कीजिए अपने क्लास में, सब लोग बच्चे अगर 10 बच्चे हैं ना, तो उस पिकनिक को आप सही से प्लान नहीं कर पाएंगे कि क्यों? क्योंकि वो 10 बच्चों का अपना अपना मत होगा, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। और इतना बड़ा देश को एक कर देना कितनी बड़ी बात है। सल्यूट है इन लोगों को, खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो डाइवर्सिटी तो यहाँ पे था ही, प्लस में पार्टीशन। हमारा देश एकदम उस समय घाव से भरा हुआ था, क्योंकि हमारे देश का बंटवारा हो चुका था। आप ये सोच सकते हैं कि किसी देश को बांट देना कितनी बड़ी बात है ना। हमारा देश उस समय बटा हुआ था, हिंदू मुस्लिम्स में राइट्स चल रहे थे, क्योंकि पार्टीशन हो चुका था, है ना। और हम लोग तो थे कि भाई समझ में नहीं आ रहा था कि किस धुन में थे, समझ में नहीं आ रहा था। खैर वो सब में नहीं जाएंगे, हम समझेंगे, चैप्टर में रहेंगे। पार्टीशन हो गया था, इस पार्टीशन को लेकर के भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अब ऐसी चीज़ों कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाना कि एक तो देश डिवाइड हो गया था, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक साथ रह सके भारत में। ऐसे संविधान की यहाँ पे ज़रूरत है और किसी के अंदर कोई भी भेदभाव की भावना न रहे, ऐसा संविधान बनाना था। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ETC। आप प्रिंसली का मतलब हो जाएगा आपका राजाओं का शासन था। उस समय जब भारत आजाद हुआ था तो 562 रियासत, कितना रियासत बाबू? 562 रियासत स्टेट लगभग भारत में चल रहे थे, यानी कि 562 राजाओं का शासन चल रहा था यहाँ पे भारत देश पे। सबको एक किसने किया? डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। सॉल्यूट वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे लोग 5 परिवार को एक साथ रख कर नहीं चल सकते हैं। पूरे 562 रियासत मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको? जैसे अभी भारत में कितने राज्य हैं, सब राज्यों का अपना अपना एक सरकार चल रहा था, लेकिन वो सरकार अभी केंद्र सरकार के क्या है, अधीन काम करती है, उसके अंदर है, बस में है, हमारे अंदर है। लेकिन उस समय राजाओं का शासन था, वो अपना अपना शासन, कईयों का तो अपना अपना सेना था, सोच लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि सबको एक कर करके एक संविधान बनाना, एक देश का निर्माण करना, एक सूत्र में बांध देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उसके बावजूद भी ये किया गया।
सब कुछ सफल, और एक ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट तैयार करना जिसमें कि सब लोगों को भागीदारी हो और सब लोग उससे खुश हो, ऐसा संविधान बनाना है ना। देखिए, वर्किंग ओवर देयर चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गिव अ विजनरी डॉक्यूमेंट डाइवर्सिटी नेशनल यूनिट, यानी कि डाइवर्सिटी को भी लेकर चलना था, अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी हो गया ये, और सबको एक कर करके नेशनल यूनिटी बना करके एक संविधान का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चैलेंजेस थी। और इस चैलेंजेस को हमारे नेशनल लीडर्स ने एक्सेप्ट किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक्सेप्ट किया, और आज एक ऐसा संविधान है जो कि 70 साल से चल रहा है और सब लोग इस संविधान से खुश हैं। अब यहाँ पे है कंसर्न फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इस संविधान में हमें यह भी देखना था कि सोशल इकोनॉमिक, यानी कि हमारा ऐसा संविधान बनाए जिसमें कि आने वाले समय में हम इकोनॉमिकली, यानी कि पैसे से भी मजबूत रहे, है ना, और ऐसा एक सोशल एक ऐसा ढांचा तैयार हो, एक ऐसा सामाजिक ताना बाना बने जिसमें कि किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ कम हो रहा है, किसी के साथ ज़्यादा हो रहा है, किसी के साथ कम हो रहा है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम, अगले वीडियो में हम देखेंगे। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगला वीडियो जो आना शुरू होगा सब 10-10 या 15-15 मिनट का वीडियो होगा। 5 वीडियो मुश्किल से आएगा, पांचों जो की फीचर्स है ना, उसको हम लोग एक एक वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला जो आप इसमें समझिएगा वो की फीचर्स, इसमें पहला क्या होगा, फेडरलिज्म, FEDERALISM, फेडरलिज्म। दूसरा जो आपका हम पढ़े, ये अगला एक वीडियो में खत्म कर देंगे इसको, और उसका अगला वीडियो जो आपका आएगा उसमें रहेगा पार्लियामेंट फ्रॉम दी गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट। अगला जो आप इसमें पढ़िएगा सेपरेशन ऑफ पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप भूल जाइए कि आपको नौकरी होने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बढ़िया कोई जॉब चाहिए ना तो आपको एकदम समझना पड़ेगा ताना वाना हमारे देश के सरकार का कैसे काम करती है, की फीचर्स क्या है, आपके राइट्स क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। चाहे अभी आप क्लास 8 का एग्जाम दीजिए, 9th का एग्जाम दीजिए, 10th का एग्जाम दीजिए, या फिर आप आगे जा करके IAS का तैयारी कीजिए, मतलब जो भी आप ऊपर ले हाई रैंक का तैयारी कीजिए, चाहे जो भी तैयारी कीजिएगा आप, ये सब समझना आपको इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका फंडामेंटल राइट, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक वीडियो में समझ लेंगे। अगर ये पांच की फीचर्स आप क्या हो गया, आप यहां से भी समझ चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 5 फीचर जो है, की फीचर जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। पांचों है, एक एक वीडियो में पांचों खत्म कर देंगे, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोचिंग का कोई छात्र है तो वो तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं, उसको तो नोट्स मिलना ही मिलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जय हिंद। जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह देख लिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिस्कशन भी कर चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप सारा वीडियो इंट्रोडक्शन से लेकर पार्ट बाय पार्ट देखकर इस वीडियो में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे की फीचर का पहला पॉइंट फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म को अगर हम हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है संघीय सरकार। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का हिंदी होता है केंद्र सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट का हिंदी होता है राज्य सरकार, और लोकल गवर्नमेंट का हिंदी होता है स्थानीय सरकार। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है और Tier 3 लेवल गवर्नमेंट क्या होता है।
देखिए फेडरलिज्म आखिर होता क्या है, जब किसी देश में लेवल्स ऑफ सरकार होती है और वो सरकार एक कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करता है, एक साथ काम करता है, तो उस सरकार को हम फेडरलिज्म गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या फिर संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए existence of more than one level of government in country, they are called a federalism, like a central government, state government, local self government। तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। देखिए सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद पावर किसके पास होता है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार के पास होता है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करती है ना, वो पूरे कंट्री, यानी कि मान लीजिए ये आपका देश है, तो ये पूरे देश पे ये काम करेगा। कौन सा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे होल ऑफ कंट्री पे वर्क करती है ना, किसी भी देश का। अब देखिए किसी भी देश का सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से वर्क करती है, तो किसी भी देश का सेंट्रल गवर्नमेंट उस देश के राजधानी यानी कि कैपिटल से वह वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं ना, वो इस देश के, मान लीजिए कि ये एक देश है, मान लीजिए इंडिया है, यानी कि भारत है ये इंडिया। इस देश में कई राज्य भी हैं, ठीक है, कई राज्य हैं, तो इस राज्य के अंदर जो काम करती है ना, इस राज्य के लिए काम जो करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट के गवर्नमेंट। अब ये इनका जो पावर होगा वो सिर्फ स्टेट तक ही होगा। इस स्टेट में इसको मान लीजिए यूपी है ये, इसको मान लीजिए बिहार है ये, है ना, इसको कोई और राज्य मान लीजिए, इसको कोई मतलब असम वगैरह कोई भी राज्य है, तो हर राज्य का अपना अपना गवर्नमेंट है। तो इस गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट किसके अंदर काम करती है, ये सारा गवर्नमेंट जो होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है ना, वो स्टेट के अंदर काम करती है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये 3 लेवल का सरकार का ज़रूरत क्या है, एक लेवल सरकार क्या काम नहीं कर सकती है, कर सकती है, लेकिन बेहतर काम नहीं कर सकती। इतना हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी है, इतने प्रकार के लोग रहते हैं, सभी की अलग अलग समस्याएं हैं। बिहार का समस्या अलग है, तो जम्मू कश्मीर का समस्या अलग है, तो हर राज्य का अपना अपना समस्या है। ठीक है, अब ये सारे समस्या सिर्फ केंद्र सरकार के पास कौन ले जाएगा, कोई ले जाने वाला भी तो होना चाहिए। तो अगर हमारे पास स्थानीय यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो हम बताएंगे लोकल गवर्नमेंट को। अभी लोकल गवर्नमेंट कौन है, तो लोकल गवर्नमेंट आप जैसे मान लीजिए सिंपल से मुखिया हो गए, शहर में वार्ड पार्षद हो गए, ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना। और कौन है, तो लोकल हमारे आसपास के गवर्नमेंट जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में होते हैं। तो ये इनका जो पावर होता है बस एक एरिया वाइज होता है, जहाँ तक कि वो जिस वार्ड के या फिर जिस गांव के ये यहाँ के मुखिया होते हैं वहाँ तक का इनका पावर होता है। देखिए अब ये जो है इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ पड़ा है, कौन इनको बताता है कि आपका पावर ये है, इतना है, उतना है। तो हम बताए थे ना आपको कि ये जो आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सबका सेपरेशन, सबका पावर का सेपरेशन किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर होगा, स्टेट का क्या पावर होगा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या पावर होगा। ये सब कुछ आपका कहाँ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब ये सारे काम करने के लिए इनको पैसे की भी ज़रूरत होती होगी, है ना। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे, तो आपको हम बताए थे ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विजनरी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक एक चीज़ का सॉल्यूशन है, एक एक चीज़ का सॉल्यूशन है जो हमारे देश में जो उस समय बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये देख कर बनाया गया था कि क्या क्या मतलब उस समय आगे जाकर समस्याएं आ सकती है। तो ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार, जैसे कि मान लीजिए कि जीएसटी है, टैक्स जो है जीएसटी आपका, और तो ये सेंट्रल जीएसटी अलग होता है, स्टेट का जीएसटी अलग होता है ना, सेंट्रल का अलग होता है जीएसटी अलग और स्टेट का जीएसटी अलग होता है। तो टैक्सेस कहाँ से कौन टैक्स लेंगे, कितना लेंगे। मान लीजिए पेट्रोल ही अब भारत में आता है तो लगभग 30-35 रुपये का, 36 रुपये का पेट्रोल होता है, 25 रुपया 30 रुपया ले लेता है ये गवर्नमेंट, और उतना ही मान लीजिए कि ये भी ले लिया, तो टोटल मिला के 60 रुपया इससे हो गया और 90-96 रुपया पेट्रोल आपका ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों के पास पैसा आ जाता है काम करने के लिए। लोकल गवर्नमेंट के पास भी उसी प्रकार से पैसा आता है। हालांकि लोकल गवर्नमेंट जो होता है समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट का फंड का भी यूज़ करता है, स्टेट गवर्नमेंट से फंड मिलता है काम करने के लिए इनको। ठीक है, फंड मतलब पैसा मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड लेती है जब उनको ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका और थोड़ा सा अंदर चल करके।
देखिए, तो आपको हम जैसे कि बताएं कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है, तो क्या ये कानून बना सकती है? जी हाँ, इनके पास इनके स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा पावर होता है बाबू, सब पावर होता है। लेकिन अगर दोनों में टकराव होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो हमेशा इनकी बातों को सुना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को, ठीक है, क्योंकि ये पूरे देश ने इनको चुनकर भेजा है, ठीक है, इसलिए इनका पूरा और कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में वही प्रावधान है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है, मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम कोई कानून बनाएं, तो वो कानून सिर्फ उसी राज्य में लागू होगा। अगला वो चाहेगी कि हम जा कर के पूरा भारत में कर दे लागू, तो वो लागू नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो पूरे देश में उस कानून का पालना होगा, पूरे देश में उस कानून को लागू किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब आप देखिए कि ये 3 लेवल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है। तो आपको हम बता चुके हैं कि स्थानीय लोगों की परेशानियों को लोकल सेल गवर्नमेंट जो होती है स्टेट के पास देती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के पास देती है, ठीक है। और अगर इनके पास अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, और इस लेवल पे सॉल्व होने वाला रहता है तो इस लेवल पे सॉल्व हो जाता है, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो सेंट्रल लेवल पर सॉल्व किया जाता है। चलिए, तो आप समझ चुके हैं कि संघीय सरकार यानी कि फेडरलिज्म किसे हम कहते हैं। जब कई सरकार एक साथ मिलकर काम करती है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो हम उसे फेडरलिज्म कहते हैं। नीड ऑफ फेडरलिज्म, हमारे देश में संघीय सरकार की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, वास्ट मेंबर ऑफ कम्युनिटी, हमारे यहाँ कितने टाइप की कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग फिर कास्ट के धर्म हो गए, सब लोग हो गए, और सब के पास अपना अपना प्रॉब्लम है। और सोच लीजिए कि एक ही सिंगल पर्सन का गवर्नमेंट होगा, एक ही लेवल का गवर्नमेंट होगा, तो क्या सब का बात अच्छे से सुना जा सकता है? ये पॉसिबल नहीं, सब का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल गवर्नमेंट। इसीलिए हम इम्पॉर्टेंट देखें कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट का ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, आप सारी बात अपने पापा से डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। आप अपनी मम्मी को कहते हैं, मम्मी फिर मम्मी पापा से कहते हैं, है ना, कि भाई मम्मी को आप कहते हैं मम्मी हमको ये चीज़ खरीदना है, तो मम्मी सोचती हैं कि भाई ये सही है होगा कि गलत होगा, फिर जाके पापा को बताते हैं, पापा फिर देखते हैं कि भाई उतना पैसा है कि नहीं, और ये सही हमारे बच्चे के लिए है कि नहीं है, तो वो सही और गलत देख करके लास्ट डिसीजन आपके पापा के ऊपर होता है। उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ना, इन दोनों के आप पिता ही समान मान लीजिए, ठीक है, समझने के लिए पिता समान मान लीजिए इनको। तो ये दोनों का जो मतलब जो भी होगा सबसे ऊपर ये है, और इन दोनों का जो भी प्रॉब्लम होगा ये सॉल्व करेंगे। एनी प्रॉब्लम? फेडरलिज्म इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय autonomy in exercising power, but at the same time they follow of the सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसे वो एंजॉय तो करती ही है, पूरा पावर को अपना ये। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अपने पावर को एंजॉय करने से में ये भी ध्यान रखना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को भी फॉलो किया जाए, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पावर जो उनको मिला हुआ है इसको एंजॉय करती है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान रखते हुए अपने पावर का इस्तेमाल करती है। तो देखिए, सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जो हम इसके बारे में इतना पढ़ चुके हैं, तो कंटेन लिस्ट दैट स्पेसिफाई द लॉ मेकिंग पावर ऑफ ईच टियर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ रहता है कि कौन से गवर्नमेंट जो है किस लिस्ट का कानून यानी कि अपना लॉ को मेकिंग कर सकता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से कानून को बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से कानून को बना सकती है, और लोकल स्टेट गवर्नमेंट कौन से कानून को बना सकती है। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द सोर्स ऑफ मैनी फॉर ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट। अब टियर का मतलब क्या होता है, आप टायर वायर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। टियर का मतलब होता है लेवल, ठीक है, लेवल। तो किस लेवल का गवर्नमेंट कौन से अपना वो कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट ऑल्सो स्पेसिफाई इस ऑफ एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंसर्न लिस्ट, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट आपका है। तो यूनियन लिस्ट में क्या आ जाएगा, तो यूनियन का मतलब तो सेंट्रल, तो यूनियन लिस्ट में आपका कौन, तो फॉरेन अफेयर, यानी कि या तो पूरा देश के लिए कानून बनाना हो या फिर विदेश के लिए कानून बनाना हो, है ना, कि हमारे देश के साथ कौन कौन देश का ट्रेड करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, जो भी है, तो वो कौन बनाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार के कानून को बना सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट कैसा कानून बनाएगी, तो पुलिस के लिए कुछ कानून बनाना है, क्योंकि पुलिस तो स्टेट के अंदर आती है ना,
तो पुलिस के लिए कोई कानून बनाना है, या फिर अपना अंदर को ट्रेड, हम बिहार को क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, इस प्रकार का कानून जो बनाना है, बिहार में कुछ बैन करना है कुछ चालू करना है, इस प्रकार का कानून जो है कौन बनाएगी, या फिर किसी भी स्टेट में आप समझ लीजिए, तो उस प्रकार के जो कानून बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो स्पेसिफाई किया हुआ है अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली अगेंस्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। देखिए स्टेट गवर्नमेंट को आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वो फेडरल गवर्नमेंट है तो पूरा एकदम केंद्र सरकार का मतलब एजेंट है, केंद्र सरकार के अंदर काम करती है, नहीं, उन्हें पूरा अधिकार है अपने हिसाब से काम करने का बस। लेकिन अब ये जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार सबसे ऊपर है तो अधिकार उसके पास होना भी चाहिए, ठीक है, नहीं तो उनका चलेगा ही नहीं। बट देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। लेकिन इनको जो ये अधिकार मिला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, ये अथॉरिटी किससे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से, इनको अपना पावर मिला हुआ है, तो ये इसलिए इनके पास भी पूरा पावर है। आई होप कि आप फेडरलिज्म यानी कि संघीय सरकार क्या होती है आप समझ चुके हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की नंबर 1 है, की फीचर्स में नंबर क्या है, 1 है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट फ्रॉम दी गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे सबको समझ में आ गया होगा। जय हिंद। जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है। फेडरलिज्म भी हम समझ चुके हैं और आज उसी का की फीचर का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कि पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है और आज हम समझ लेंगे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, एमपी कौन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, पार्लियामेंट हाउस किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसका मतलब क्या है, तो संसदीय सरकार, यानी कि सरकार जो है संसद के थ्रू, और या फिर सरकार जो है संसद को कैसे चलाती है। देखिए संसद में सरकार जो बैठती है, ठीक है, मतलब संसद में जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, ठीक है, उन्हें हम एमपी कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट जो कि यहाँ पे वो बैठते हैं संसद भवन में, ठीक है, संसद भवन में वो बैठते हैं, तो संसद भवन को हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो पार्लियामेंट हाउस। और यहाँ पे जो लोग बैठते हैं उनको हम एमपी कहते हैं, यानी कि एमपी मतलब क्या हो गया, क्या बताएं, कि मेंबर है इस हाउस के, ठीक है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट हाउस के वो क्या है, मेंबर है, सदस्य है। आप क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हेडिंग, हेडिंग से आप क्या समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो है गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है, कैसे पार्लियामेंट को चलाती है। और फ्रॉम ऑफ अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हमारे यहाँ का जो भी गवर्नमेंट है ना, वो किस चीज़ पे बेस्ड है, पार्लियामेंट पे बेस्ड हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, यानी कि पार्लियामेंट के हिसाब से हमारे यहाँ का देश चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल दिया और देश में वो चीज़ होने लग गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा ऐसे हमारा देश चलता है। अगर हम आपको कह लें कि पार्लियामेंट क्या है, तो पार्लियामेंट जैसे एक गाड़ी होता है ना, और गाड़ी का ड्राइविंग सीट होता है, जिधर जिधर गाड़ी का ड्राइवर हैंडल घुमाएगा, ड्राइवर मतलब जो चाहेगा जिधर चाहेगा उधर उसको घुमाएगा, गाड़ी उधर से घूम जाएगा। वैसे ही आप समझ लीजिए कि हमारे देश का पार्लियामेंट जो है स्टीयरिंग की तरह काम करता है गाड़ी का। जिधर पार्लियामेंट हाउस में जो भी होगा ना, जो भी इशूज़ होंगे, सारे इशूज़ का समाधान हमारा यहीं पे मिलता है। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गार्डेन्स यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज वोटिंग राइट टू ऑल, यानी कि क्या है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी को क्या है, सभी को वोटिंग राइट्स है। सभी को मतलब क्या, आप बोल रहे होंगे सर हम अभी सर 8 हमको तो वोटिंग राइट है नहीं, तो अभी आप क्लास 8 या 9th में मतलब होंगे यही ना, तो इस समय आपको कैसे मिलेगा। कम से कम वोटिंग राइट मिलने के लिए 18 का होना जरूरी है। 18 प्लस आप हो जाइएगा तो आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा, और 25 प्लस अगर आप हो जाते हैं तो आप खुद भी चुनाव लड़ करके अपने कम्युनिटी यानी कि अपने समाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आप देखिए संसद भवन का अगर पूरा स्ट्रक्चर आप समझते हैं तो ये संसद भवन आप समझ लीजिए इसको, इधर आपका लोकसभा है, इधर राज्यसभा है, और बीच में क्या है, बीच में आपका सेंट्रल हाउस है, ठीक है, सेंट्रल हाउस। अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, जब आपको हम पूरा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ाएंगे इसके बाद, तो उस समय आपको हम पूरा ये बता देंगे। अभी आप इतना समझिए कि पार्लियामेंट को किस प्रकार से चलाया जाता है।
whereby people of India directly elected their representative। हमारे यहाँ का जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, सीधा डायरेक्ट एकदम, ठीक है। मतलब आप अपने एमपी जो होंगे, आपके जो सांसद वगैरह होंगे वो आपके क्षेत्र के, उनको आप क्या करते हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में। और जो भी हमारा इशू है वो कहाँ पे डिस्कस किया जाता है, हमारे इश्यूज़ को यहाँ पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। जो भी हमारा प्रॉब्लम्स होता है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जो भी मतलब अब कुछ लॉ बनाना है, अभी मान लीजिए कि देश में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि आपको बताए थे सती प्रथा थी, तो सती प्रथा को ख़त्म किया गया। कहाँ से ख़त्म किया गया, इसी पार्लियामेंट में ख़त्म किया। बहस कहाँ हुआ होगा, इसी पार्लियामेंट में बहस हुआ होगा कि भाई सती प्रथा ठीक चीज़ नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। सती प्रथा क्या है, तो पहले के ज़माने में होता क्या था ना कि अगर मान लीजिए कि हिंदुओं में रिवाज था कि मान लीजिए कि हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसी चिता पे उसकी जिंदा वाइफ को भी बैठा करके जला दिया जाता था। तो इस बहुत गलत प्रथा था। तो उस समय क्या हुआ कि इसको फिर से यहाँ पार्लियामेंट हाउस से क्या कर दिया गया, बैन कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। एट द सेम टाइम दे कैन कंटेस्ट इन इलेक्शन ऑल्सो। देखिए इलेक्शन ऑल्सो, अगर आप एक तो आपको वोट देने की पूरी आज़ादी है, अपना वोट दे सकते हैं, राइट। लेकिन वहीं आपके पास ये भी आज़ादी है कि एट द सेम टाइम आप खुद भी अपने कम्युनिटी यानी कि अपने समाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ, पार्लियामेंट में जा कर के जो भी हमारे समाज में मुद्दे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे आसपास में, वो जा कर के हम अपने पार्लियामेंट में रख सकते हैं, उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो अंडर पार्लियामेंट में हम लोग क्या करते हैं, पीपुल्स को ये करके मतलब इलेक्ट कर करके, सेलेक्ट कर करके, अब यहाँ पे इलेक्ट कर करके, वोट दे करके हम लोग यहाँ पे भेज देते हैं पार्लियामेंट में। देयर रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू पीपल। अब देखिए ऐसा नहीं है, अब ये पीपल को चूँकि हम लोगों ने वोट देकर बनाया है, हम लोगों ने एक वोट का मतलब होता है कि एक इंसान अपना सारा पावर क्या हुआ कि उनको दे दिया, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, एमपी है, जिनको आप सांसद कहते हैं, दे दिए हम लोग, ठीक है। तो जब उनको दिए हैं तो उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी भी तो बनती है ना। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी कि अगर मान लीजिए कि हमारे आसपास नाली खराब है, रोड खराब है, तो हम किससे सवाल पूछेंगे, उन्हीं से पूछेंगे ना कि भाई आपको हमने भेजा था तो आप हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, हमको खराब रोड, खराब नाली, मतलब कहने का मतलब है कि मतलब आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनको आपने वोट दिया है, ठीक है। वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको उनको सवाल पूछने की आपको पूरी आज़ादी है। एक देखिए आपको हम जनरल नॉलेज की बात बता देते हैं। ये जो पार्लियामेंट है ना, ये कब बनना शुरू हुआ था पता है, तो 1921 में पार्लियामेंट हाउस बनना शुरू हुआ था, जो कि बनकर पूरा जो तैयार हो गया था वो 1927 में ये बनकर तैयार हो गया था। यानी कि 1921 में ये बनना चालू हुआ था पार्लियामेंट हाउस अपने भारत का। जब भारत आज़ाद उस समय नहीं था, क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ है ना, 1947। और ये बन कब रहा है, तो 1921। और बनकर तैयार कब हुआ, 1927। एक आपको और जनरल नॉलेज की बात बता देते हैं कि हमारे देश का संविधान जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, तो और कहाँ बनाया गया था। हमारे देश का संविधान जो है इसी सेंट्रल हॉल में ही बनाया गया था। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट्री फ्रॉम हाउस यानी कि सरकार जो है पार्लियामेंट को कैसे चलाती है, या फिर पार्लियामेंट कैसे चलती है। आप यह भी समझ चुके होंगे कि रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट करके यहाँ पे जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में जब आपको उस समय पढ़ाएंगे, जब आपको हम पार्लियामेंट हाउस एकदम डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, उस समय आपको हम पढ़ा देंगे। आगे जाके इसमें आपको बहुत कुछ सीखना है। एक चीज़ समझ लीजिएगा कि वोटिंग राइट जो है ना, वोटिंग राइट जो है और सबके पास होता है। वोटिंग राइट ऐसा नहीं है कि कोई गोरा है तो उसको वोटिंग राइट मिला, कोई कलर वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। वोटिंग राइट क्या है, सबके पास है, चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वोटिंग राइट सबके पास है। सभी लोग अपना मतदान कर सकते हैं, वोटिंग अधिकार सबके पास है, ठीक है। वोटिंग 18+ होना चाहिए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सिर्फ वो भारत का नागरिक, किसी भी देश का नागरिक होना चाहिए, और वहाँ पे डेमोक्रेसी होना चाहिए, वहाँ पे उनको वोटिंग राइट का पूरा अधिकार है। जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास से पहले हम देख चुके हैं कि नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद की फीचर का फर्स्ट पॉइंट देखे थे जिसका नाम था फेडरलिज्म, और सेकंड पॉइंट देखे थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
ये 3 चीज़ हम समझ चुके हैं अच्छे से। 2 की फीचर हो गया और हमें संविधान की ज़रूरत क्यों, ये हम पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो सारे वीडियो को कृपया देख कर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ये क्या है समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे की फीचर का पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हेडिंग डिवाइडिंग शेयरिंग ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर से आप क्या समझते हैं? ये पावर को बांट क्यों दिया गया है, पावर को सेपरेट क्यों किया गया है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइड भी किया गया है पावर को और शेयर भी किया गया है पावर को लेजिस्लेटर में और एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। ये तीनों में डिवाइड आखिर क्यों किया गया है और ये करना आखिर ज़रूरी क्यों था? आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर ये इन तीनों को बांटना आखिर क्यों ज़रूरी था। अगर हम कहें तो क्यों, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा क्यों, कैसे, ये भी सवाल आ रहा होगा, और कहाँ बांटा गया है। ये 3 सवाल आपके मन में कौंध रहा होगा। चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये तीनों जो है ना बाबू, लेजिस्लेटिव किसको कहते हैं, लेजिस्लेटर किसको कहते हैं, एग्जीक्यूटिव किसको, जुडिशरी किसको कहते हैं, इसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए लेजिस्लेटिव जिसमें जो कानून बनाने वाले होंगे, ठीक है, कानून बनाने वाले होंगे, पार्लियामेंट वगैरह है ना, तो एमपी वगैरह जो हो गए ना, वो लोग आपका इसमें आ जाएंगे लेजिस्लेटिव में, यानी कि कानून बनाने वाले इसमें आ जाएंगे। और उस कानून को अप्लाई करने वाले यानी कि उस कानून को फॉलो करवाने वाले यहाँ एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उस कानून को फॉलो करवाने इसमें आ गए, और उसके बाद आपका जुडिशरी है, यानी कि सही गलत कौन है इन दोनों में, ये लास्ट में जुडिशरी देखता है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों आपस में डिपेंडेंट है, ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे से मिला हुआ है, कोऑर्डिनेशन करके काम करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी गलत नहीं कर सकता है। मोनार्की में क्या था कि राजा जो चाहते थे तो करते थे। अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी में भी सेम हो जाता कि सिर्फ इन्हीं के पास सारा पावर होता, या फिर सिर्फ इन्हीं के पास सारा पावर होता, तो क्या होता कि ये अपने पावर का मिसयूज़ करते, ठीक है। तो इस पावर को मिसयूज़ नहीं करना ही जो है आपका ये पावर ऑफ सेपरेशन आपका कहलाता है। देखिए इसमें कौन आपके होंगे, एमपी हो गए, एमएलए वगैरह, इसमें आप क्या यानी कि सांसद हो गए, विधायक हो गए। ये लोग क्या किए, एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण से समझते हैं इसको, कि मान लीजिए एक कानून बनाना था, तो ये कानून बना दिए कि भाई सब लोग रोड पे जो था, सब लोग क्या होगा कि ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे, जिसमें कि हेलमेट सभी को आगे और पीछे वाले दोनों को क्या करना है, पहनना है। तो लेजिस्लेटर तो क्या किए, कानून को बना दिए। अब कानून को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? कानून बनाने से तो सिर्फ हो नहीं जाएगा ना, कानून को लागू करवाने वाला भी तो कोई चाहिए। सारा काम नेता लोग आगे तो नहीं करेंगे ना। तो क्या होगा कि वहाँ पे फिर काम आता है आपका पुलिस की व्यवस्थाएं, और इसमें पीएम भी आ जाएंगे, क्योंकि ये भी जो है कानून को इम्प्लीमेंट ये भी करवाते हैं। ऑर्डर तो इन्हीं का होता है ना, सीएम हो गए, पीएम हो गए, ऑर्डर तो इन्हीं का होता है। तो पुलिस जो है इस कानून को, यानी कि आगे पीछे दोनों जो व्यक्ति वो हेलमेट पहनेगा, उसको वो क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट करवा दिया ऑन दी लैंड, यानी कि ज़मीन पे उसको क्या कर दिया, एकदम इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू करवा दिया। अब ये पुलिस सही से काम कर रहा है कि नहीं, या फिर ये कानून सही है या नहीं, किसी के साथ गलत, किसी के साथ जाति यानी कि भेदभाव की से तो प्रेरित नहीं है। तब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा था जो कि हेलमेट नहीं पहना हुआ था, पुलिस उसको पकड़ लिया, वो कहता है कि हम फाइन नहीं भरेंगे, तो फिर उसमें पुलिस क्या करेगा? पुलिस आपको सजा नहीं दे सकती है ना। पुलिस क्या करेगी? पुलिस आपका चालान काटेगी, आप चालान के बोले हम पैसे नहीं देंगे, आप मेरा चाहे कुछ कर लीजिए। तो पुलिस आपको सही और गलत ठहराने के लिए कहाँ ले जाएगी? आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी यहाँ पे जुडिशरी, यानी कि कोर्ट वगैरह में आपको ले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है एग्जाम्पल के लिए, वहाँ आपको ले जाएगी। तो हाई कोर्ट सिस्टम आप समझ चुके हैं कि कैसे कैसे लोग काम करते हैं। अब ये जो हाई कोर्ट है ना, ये पुलिस और इस पे यानी कि लेजिस्लेटर, ये दोनों पे इनका क्या होता है, नज़र होता है कि भाई ये लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझ गए? अब ये हाई कोर्ट जो है अभी ये भी अपने मन से कुछ नहीं करता है, सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है,
सब कुछ लिखा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में पहले से सब कुछ मेंशन है कि किसके पास कितना पावर है। इससे इस सिस्टम से क्या होता है कि किसी एक के पास पावर नहीं होता है, इस कारण से कोई भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। पावर्स इज शेयर्ड अमोंग दिस 3 ऑर्गन, ये 3 लेवल पे जो है आपका पावर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है मेनली in order to prevent the misuse of power. Any one organ of the government constitution say that of this organ should exercise different power. तो क्या हो गया कि इन तीनों में से कोई एक भी अगर इस पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो उस जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर इन तीनों में से कोई भी गलत पावर इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ पे सज़ा आप तीनों में से कोई भी एक ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होगा। आप कई बार देखते होंगे कि सरकार कानून बना दी है और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये कानून से जनता को मतलब हानि होगा या फिर कह लीजिए कि उनको कोई दिक्कत है, इनका जो फंडामेंटल राइट है उनका हनन हो रहा है। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है या फिर हाई कोर्ट क्या करती है, उस कानून को रद्द कर देती है या फिर सरकार को कहती है कि इस कानून को आप दोबारा बनाएं, ठीक है। तो यहाँ से आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। दिस डेवलप सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये सिस्टम इसलिए डेवलप किया गया है ना कि तीनों जो लेवल पे जो है ऑर्गन, ये तीनों का पावर जो है वो कोई मिसयूज ना करे और एक अगर गलती करता है तो दूसरा क्या करे कि उसको चेक करे कि ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। दिस बैलेंस ऑफ पावर पॉइंट टू लर्न द कंफ्यूजन बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट। कई बार देखिए आगे जब पढ़ाएंगे आपको हम तो एक स्टेट को यानी कि एक पूरे कंट्री को हम स्टेट करके बोलेंगे तो वो उस सेंस में स्टेट यानी कि यूपी, बिहार, पंजाब इस सेंस में नहीं होगा। वो किस सेंस में होगा? वो होगा कि आपके पूरे कंट्री के सेंस में हम स्टेट बोलेंगे, ठीक है, जैसे स्टेट ऑफ इंडिया, इस तरह से। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार हम ऐसा कहा जा सकता है कि एक देश को आप स्टेट कह सकते हैं जब हम पूरे यूनिवर्स पे देखते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसमें हमको नहीं लगता है कि आप कुछ बच गया है। अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको मिल जाएगा। अगर आप कोचिंग के विद्यार्थी हैं तो आपको तो नोट्स मिलेगा ही। चलिए, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि वाई वी नीड अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका सबसे पहला बात है कि फंडामेंटल राइट आखिर होता क्या, यानी कि मौलिक अधिकार हम किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं तो फंडामेंटल राइट आखिर क्या है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स को अगर हम हिंदी में समझें तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका मूल या मौलिक अधिकार। मूल या मौलिक अधिकार। अब इसका मूल या मौलिक अधिकार नाम क्यों दिया गया? देखिए, तो भारतीय संविधान में 2 तरह का कानून है। इसमें पहला आपका क्या, मूल अधिकार, जो कि आपसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता है, और दूसरा आपका हो गया कानूनी अधिकार, ठीक है। तो कानूनी अधिकार क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके कुछ राइट्स कानूनी भी हैं, जैसे आपका घर हो गया। सरकार चाहे तो आप उस सरकार को ज़रूरत पड़ेगा तो वो आपके घर को रोड मान लीजिए वहाँ से निकलना रहे तो आपके घर को तोड़ करके सरकार ले सकती है। घर आपका कानूनी अधिकार है, यानी कि आपके लिए है, वो आप ही का है, लेकिन सरकार चाहती है तो उसको ले सकती है, ठीक है। मतलब सरकार चाहे, मतलब वो खुद के काम के लिए नहीं, रोड बनाना रहेगा तो वो ले सकती है। अदरवाइज़ आपका जो मूल अधिकार है, जो कि एकदम नेचुरल है, जो कि जीवन जीने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, वो आपसे ना सरकार छीन सकती है, ना कोई आदमी छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। तो इसलिए इसे मूल अधिकार, यानी कि आपका जो सबसे जीवन जीने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिली हुई है, जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार को हम मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से हम जानते हैं। अब इसका रक्षा कौन करेगा भाई? तो फंडामेंटल राइट का जो रक्षा करेगा या तो वो सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर हाई कोर्ट होगा, ठीक है। यानी कि हमारे राइट्स को कोई छीनने की कोशिश करता है, यानी कि
हमारा फंडामेंटल जो राइट्स है उसको कोई छीनता है। आगे बताएंगे फंडामेंटल राइट क्या है, हम देखते हैं, पहले समझ लेते हैं इसका मतलब, फिर समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, टेंशन मत लीजिए। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है, या हमारे फंडामेंटल राइट्स का सरकार खुद हनन करती है, सरकार छीनने की कोशिश करती है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे के पास हम जाएंगे। तो अगर ये फिर मिलता कहाँ है? तो भाग 3 में ये मिलेगा आपको। कहाँ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। 12 से लेकर के आपका रहेगा ये 35 तक। अब ये 12 से 35 तक क्या है? तो ये हो गया आपका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हिंदी में कहें तो। हम देखिए इस वीडियो को ऐसे पढ़ाएंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड दोनों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर referred as the conscience of the Indian Constitution। कंसेंस का मतलब क्या हो गया? यानी कि बुद्धि आप लगा के सोचिए कि हमें यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की आखिर क्यों ज़रूरत थी। तो इसलिए हम देखते हैं लर्निंग फ्रॉम ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। यानी कि हम अगर पास्ट को देखते हैं तो हमारे साथ क्या किया गया था, तो हमारे साथ बहुत सारी ज़्यादती हुई थी, हमारे पास हम लोगों को कोई राइट्स नहीं मिला हुआ था। तो इसके कारण क्या हुआ कि हम जब अपने भारत को आज़ाद करवाने को सोच रहे थे तो क्या मन में ही ना आया होगा कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो हम सभी के पास भी कुछ राइट्स होंगे और हम लोग आज़ादी से ज़िंदगी अपना जी पाएंगे। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स की हमें ज़रूरत पड़ी थी। पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हुए, यानी कि पहले के सारे एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांट टू इंश्योर अ सेट ऑफ रिटेन राइट्स दैट शुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो कौन थे? तो उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और इन सभी ड्राफ्ट कमेटी ने मिल करके उस समय इस मतलब फंडामेंटल राइट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं, जनता का राइट्स को सरकार, यानी कि किसी भी देश, यहाँ पे जो स्टेट का हम कर रहे हैं ना, ये स्टेट आप मत समझिए। स्टेट का मतलब आपको हम पिछले क्लास में क्या बताए थे कि स्टेट का मतलब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो किसी देश का सरकार वहाँ के नागरिकों का जो नागरिकों के जो हित होते हैं, हित को कोई मतलब अगर कोई अवहेलना करता है, नागरिकों के हित को ना देखते हुए अगर कोई गलत कानून बनाता है तो उस चीज़ से बचाने के लिए जनता को फंडामेंटल राइट रिटेन में, है ना, क्या देख रहे हैं आप, रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की ज़रूरत समझे कि जनता का जो अपना फंडामेंटल राइट्स है, उनका जो मूल अधिकार है, उनको एकदम सटीक पता हो कि हाँ मेरे अधिकार ये हैं। जैसे आपका बोलने का अधिकार है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, बोलने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, पढ़ाएंगे कुछ भी, तो जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स आता है ना, तो उसके साथ साथ आपके पास क्या आता है, आपके ऊपर जिम्मेवारी भी आती है, ठीक है। अब आपको बोल देंगे हम कि फंडामेंटल राइट आपके पास है, आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी को गलिया दीजिएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसको आप अगले को हर्ट कर रहे हैं, कुछ गंदा उसके बारे में बोल करके, तो उसका भी तो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपके इस राइट्स के साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और इसके बारे में अच्छे से हम समझ लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप सारे वीडियोस को देख कर आइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या सर्च कर लीजिएगा, जैसे भी हो सारे वीडियोस को आप देख कर आइएगा। 3-4-5 को वीडियो होगा, सब खत्म करके ही इस वीडियो पे आइएगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एडवेट्री का मतलब हो गया कि कोई अगर एक तरफा अगर कोई आपके साथ एक तरफा भेदभाव कर रहा है, चाहे वो सरकार हो, चाहे एक नागरिक ही क्यों ना हो, कोई भी हो, चाहे सरकार के सबसे ऊपरी लीडर भी जिनके पास बहुत पावर है वो भी आपके साथ अगर भेदभाव कर रही है ना,
तो आपके पास लिखित तौर पर, एकदम लिखित तौर पे क्या बोल रहे, रिटेन राइट्स है आपके पास कि आपके साथ भेदभाव कोई कर ही नहीं सकता है अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स पता है तो। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, उसके साथ पुलिस भी एंट कर, या कोई भी जो है ना, जो पावरफुल अथॉरिटी होती है, वो आपके साथ एंट कर बात नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको आपके पास राइट्स पता है। आप उनसे लड़िएगा नहीं, उनको सीधा अपना राइट्स बताइएगा कि यहाँ देखिए मेरे पास ये राइट्स है, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने राइट्स सारे पते होने चाहिए, तब तो आप किसी को कुछ बोल पाइएगा या अपना अपने राइट्स को एंजॉय कर पाइएगा। फंडामेंटल राइट्स ग्रांटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी। क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ना, वो गार्ड देता है, किसको देता है, तो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से अपन, मतलब जो बहुसंख्यक है, जो संख्या में बहुत ज़्यादा है, उनसे क्या करता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है कि अगर कोई संख्या में ज़्यादा है तो अगर जो कोई संख्या में कम है तो उनको दबाने की कोशिश ना करे। ऐसा तो नहीं ना है, फंडामेंटल राइट जो हमको है, जो आपको है, वही हमारे देश के सभी, कोई जाति में कम हो या धर्म में संख्या में कम हो, तो उनके फंडामेंटल राइट्स को आप दबा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट सबके एक बराबर है, ठीक है। तो इसलिए भी फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम समझते हैं कि फंडामेंटल राइट आखिर है क्या। तो फंडामेंटल राइट 6 होते हैं बाबू। अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट आखिर कौन कौन से हैं, और सबको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हुए चलेंगे आगे। चलिए समझते हैं फंडामेंटल राइट्स को। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लिशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ये आपका पूरा टोटल 1 2 3 4 5 और एक इसमें और आ जाएगा, और लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये मतलब इसका क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 आपका फंडामेंटल राइट हो गया, यानी कि मौलिक अधिकार आपका टोटल कितना बच्चों, 6 है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन में, 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछता है अक्सर। तो मौलिक अधिकार पे कितने फंडामेंटल राइट, 6 हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार क्या क्या आपके पास है, जो आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, आपको एकदम खुलकर ज़िंदगी जीने के लिए। तो देखिए इसको समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सब के साथ बराबरी का भावना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, तो संविधान में आर्टिकल, ये राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक ये है, ठीक है। इसमें डिस्क्राइब किया गया है कहाँ, तो संविधान में। जब क्लास 9th और 10th में जाइएगा, जिस प्रकार से आप क्लास बढ़ते जाइएगा, वैसे वैसे आपका इसे पूरा एकदम डिटेल में आपको बताने लगेंगे कि क्या क्या होता है। हालांकि आपको हम राइट टू इक्वालिटी पूरा डिटेल में बता देंगे, तो समझ लेते हैं इसको हम। राइट टू इक्वालिटी का हो गया इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, ठीक है, चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। क्या है, कानून के सामने सब बराबर है, किसी को, अब वो भी मर्डर करेंगे तो वही सज़ा मिलेगा, हम भी मर्डर करेंगे तो वही सज़ा मिलेगा, राइट। तो कानून के सामने कुछ नहीं। आप देखते होंगे कि ये कोर्ट वगैरह में, मूवी वगैरह में देखे होंगे कि ये वो ऐसे तराजू लेके खड़ी रहती है एक महिला, और उसके हाथ में पट्टी रहता है, वो कहती है कि हम, मेरे सामने सब बराबर है। एक हाथ में क्या रहता है, तराजू, एक हाथ में तराजू और एक हाथ में मतलब तलवार। कहता है कि अगर आप गलती किए छपाक दे काट देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि उसके सामने वो उसका आंख बंद है, उसको नहीं पता है कि मेरे सामने प्रधानमंत्री है कि आम आदमी है कि कौन है, उसको नहीं पता। उसको बस इतना पता है कि कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 के तहत उसके सामने सब इक्वल है। नो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, सेक्स, प्लेस या फिर किसी भी तौर पे। मान लीजिए कि आप किसी कास्ट से आते हैं, किसी धर्म से आते हैं, लड़का है, लड़की है, मतलब किन्नर है, क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कुछ नहीं पता। उसको बस इतना पता है कि हमको इसको जस्टिस देना है, हम इसको क्या करना है, एकदम मतलब समझ गए ना। डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब एक चीज़ देख लीजिए, किसी प्लेस से, जैसा होता है ना कि हम कहीं गए घूमने के लिए, मन करेगा वहीं बस जाए, वहीं रह जाए, तो क्या हमको कोई रोक देगा? नहीं रोक सकता है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है।
और हम उस किसी भी राज्य में चले जाएं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फंडामेंटल राइट्स जो है ना पूरे देश पे लागू होता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये कितना है, तो आर्टिकल 16, और नो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट सेक्स प्लेस कितना है, आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ है, यानी कि 15 में। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर आप बड़े हो गए, क्लास 10 या 12 कर लिया, अब आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए तो क्या सरकार आपको थोड़ा ना कहेगी कि आप इस कास्ट से तो आप नौकरी लीजिए, अदर कास्ट से तो आपको नौकरी नहीं देंगे, छोटा कास्ट से तो नौकरी देंगे, बड़ा कास्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके सामने क्या है, यानी कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, सरकार को इससे कोई मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ना कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किस कास्ट से, सेक्स से, आपका क्या है, या फिर आप किस प्लेस के रहने वाले हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि इक्वल आपको भागीदारी वहाँ पे लेने को मिलेगा। और आप कहिएगा सर जब इक्वल भागीदारी हमको जॉब में मिल रहा है तो यहाँ पे ये आरक्षण क्या है, तो देखिए बाबू आरक्षण बहुत बड़ी, इस पर अगर हम अभी बहस करने लगेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, ठीक है। आरक्षण जो है वो कोई समय के हिसाब से अभी ठीक है। देखिए कैसे ठीक है, मान लीजिए कि कोई कोई इसको आप देख रहे हैं ना, इसको आप समझ जाइए, तो ये आपका समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, ठीक है, हर तरह का समाज है, समाज में लोग हैं, तो कुछ लोग जो है पीछे रह गए हैं, तो इनको क्या किया जाता है कि इनको आप मतलब आरक्षण दे करके कुछ जॉब में, यानी कि अगर 100 नंबर का जॉब है तो इनको 80 पे पास कर दिया जाएगा, ठीक है, कितना पे 80 पे पास कर दिया जाएगा, और बाकी को 100 नंबर पे पास किया जाएगा इन लोगों को। क्यों, क्योंकि लोग आप जब जिस दिन ये बराबर आ जाएंगे, इन लोग के बराबर आ जाएंगे, ये लोग सब लोग बराबर आ जाएंगे, उस दिन अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वहाँ हाई कोर्ट में मूल अधिकार की रक्षा करने वाले आपसे और हमसे ज़्यादा तेज है सब, इसके लिए आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 16 खत्म हो गया। अब आर्टिकल 17 में क्या है कि अनटचबिलिटी, ये क्या है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई छोटा जात का है तो उसको आप टच कर लिए, ठीक है, आप टच करने के बाद आप बोल रहे हैं कि अरे बाप रे बाप हम टच कर लिए, ये कैसे हो गया, हमसे तो छोटा है वो, छुआछूत जिसको आप कहते हैं, तो छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल एकदम मान्य नहीं होगा। अगर पता चल गया सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट की आप छुआछूत किए हैं तो आप फिर आप बचने वाले बचने से रहें, ठीक है। अब आगे आपका है अपॉर्चुनिटी ऑफ अवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि ये क्या है भाई, तो जैसे कि पहले के जमाने लगता था ना रजिया सुल्तान है ना, शेर बहादुर सिंह, तो इस प्रकार से बड़का बड़का टाइटल सब रखते थे, ठीक है, जैसे राय, मतलब कहने का मतलब बहुत बड़ा बड़ा टाइटल सब रखते थे। तो वो क्या दिखाता था, वो यह दिखाता था कि आप अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखा रहे हैं, ठीक है बड़ा दिखा रहे हैं। तो वो भी अब यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 18 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने सामने किसी और को नीचा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उनका अपना, जिनको आप नीचा दिखा रहे हैं उनका भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं। ऐसा ही राइट टू फ्रीडम में भी दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम जो है ना आर्टिकल 19 से 22 तक ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको बता दिए ये सब का जो है इस सब का आर्टिकल बनाया हुआ है। आर्टिकल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा किस चीज़ के लिए बना हुआ है। तो इसका सब का जो है हम एक को आपको बता कर दिखा दिए बस कि देखिए इस प्रकार से आपका सब का होगा, ठीक है। तो क्लास आगे बढ़ेगा, आगे जा कर के हम इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, सिर्फ संविधान का आर्टिकल पढ़ाएंगे ना उस समय तो बना देंगे। वो आपका ना 8 क्लास ना 7 क्लास 6 क्लास उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। वो आपको जॉब के पर्पज़ से रहेगा कि मान लीजिए आपको जॉब चाहिए, आप 10th कर चुके हैं या नहीं किए हैं, आपको बस जानकारी चाहिए कि मैं फंडामेंटल राइट क्या है, तो एकदम हिंदी में शुद्ध लैंग्वेज में आपको हम एकदम भाषा में इसको समझा देंगे एकदम। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका राइट टू फ्रीडम। तो 19 से 22 तक का ये हो गया। तो ये राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है, तो इसके अंदर अब उतना नहीं जाएंगे, इसको ऊपर ऊपर बस समझ लेंगे क्योंकि आप क्लास 8 में, आपको बस इतना पर जानना है जितना तक में आपका जो है एग्ज़ाम बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो राइट टू फ्रीडम में क्या है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, हम फ्री है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। हम क्या है एकदम फ्री है कोई भी काम करने के लिए। हमको मन होगा कि हम जॉब करें तो जॉब करेंगे, हमको मन होगा कि हम दुकान खोलेंगे तो दुकान खोलेंगे, हमको मन होगा कि हम कल चल जाएंगे कश्मीर घूम के आते हैं तो कश्मीर घूमने चल जाएंगे, हमको मन होगा कल कन्याकुमारी घूमने चले जाते हैं तो नहीं जा सकते हैं, चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है,
हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते हमसे किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम न हो, ये ध्यान रखते हुए, क्योंकि बार बार कह रहे हैं उनका भी अपना फंडामेंटल राइट है। आपके पास फंडामेंटल राइट है कि आप भाई अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ही नहीं है कि 12 बजे या 2 बजे रात में उठ करके छत्ता पे बड़का डीजे बजा दीजिएगा, ठीक है, तो उससे तो दूसरे का भी तो फंडामेंटल राइट है, वो अच्छे से सो नहीं पाएंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, वही बात है। दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा फ्रीडम हमको मिला हुआ है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, यानी कि ये क्या हो गया कि आपके पास ये राइट है कि, है ना, आपके पास, कहने का मतलब ये कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन का मतलब ये हो गया कि छोटा बच्चा से आप काम नहीं करवा सकते। आपके पास राइट है कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि इसके तहत कुछ 2-3 चीज़ें आते हैं, जैसे कि बंधुआ मजदूर हो गया है ना, बॉन्डेड लेबर आप नहीं करवा सकते हैं किसी से, ये उनके राइट्स के खिलाफ जाता है। एक तरफ तो आप फ्रीडम दे रहे हैं ना कि आप किसी भी तरह आप अपने हिसाब से बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हैं, और एक तरफ आप छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, किसी को ज़बरदस्ती अपने पास रख करके काम करवाना, तो ये सब क्या है, एकदम बैन है, ये आप नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानों को खरीद बिक्री करना भी क्या है, एकदम बंद है। क्यों? क्योंकि इससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके अधिकारों को छीना जाता है। ठीक है, आप समझ चुके हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन क्या होता है। अब इसको हम यहाँ पे आपका आगे है कि राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन। राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हम सिंबल बनाए हुए हैं कि आपको है ना कि अलग अलग धर्म का यहाँ पे सिंगल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप मान सकते हैं। आप अगर 18+ हो चुके हैं, अगर आपके पास ऐसा समझ है तो आप क्या, लेकिन हाँ वो किसी के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको खुद लगता है कि नहीं मेरे लिए ये धर्म अच्छा है, मेरे लिए वो धर्म अच्छा है, तो वो जा करके ए धर्म या बी धर्म किसी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि उनको फ्रीडम है रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, मानने का। वो किसी भी रिलीजन को यानी कि धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं। आगे है आपका कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर का भी राइट कोई ले मतलब एजुकेशन ले सकता है ना, और एजुकेशनल राइट भी आपके पास होता है। जैसे इंडिया में क्या है कि 8 क्लास तक कम पढ़ना आपको नेसेसरी है, नहीं तो पेरेंट्स के खिलाफ ही केस हो जाएगा, है ना, FIR हो जाएगा, पेरेंट्स के खिलाफ FIR। क्योंकि अपने बच्चे को आप 8वां तक 8 क्लास तक क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि हमारे संविधान में क्या है कि 8 क्लास तक एकदम पढ़ना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। आप कल्चरल यानी कि मान लीजिए कि अगर आप किसी खास धर्म से आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप पहले उस धर्म का शिक्षा लें या फिर आप पढ़ाई भी करें और साथ साथ धर्म का भी शिक्षा लें, तो आप ले सकते हैं। ये आपका एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट में आता है। एजुकेशनल राइट भी आपका है, यानी कि आप किसी भी स्कूल में क्लास 8 तक के स्कूल में आप जा कर के दाखिला ले सकते हैं, 10th में जाकर दाखिला ले सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई रोकते हैं तो वो गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लास 8 तक के बच्चों को आप कहीं भी पढ़ाई से नहीं रोक सकते हैं, और वो भी फ्री में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, रेमेडीज़, यानी कि क्या हो गया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब ये हो गया कि आपके इन 6 में से 5 में से, यहाँ पे जो 5 है ना ऊपर वाला, इसमें से कोई भी अधिकारों का आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पुलिस के पास आप जा सकते हैं कि भाई मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपका इक्वलिटी राइट है, आपको इक्वलिटी में कुछ दिक्कत आ रहा है, आपके समाज में आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस तरह से कुछ भी हो, या आपका जो फ्रीडम है, फ्रीडम को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात बार बार ध्यान रखिएगा बाबू कि ये सब जो आपको मिला हुआ है ना, तो इसके साथ साथ आपके पास जिम्मेदारी भी है कि अगर आपका ये देश है, आपको जितना आप अपने देश से प्यार करते हैं तो आपके पास ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट आपको आपके देश ने दिया है ना, आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना। तो जिस प्रकार से आप इसको एंजॉय कीजिएगा अपने देश में रह करके, उसी प्रकार आपके पास कुछ मतलब आपके कर्तव्य भी हैं।
उस कर्तव्य का पालन करते हुए इस फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट या व्हाट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट में आपको यही छो लिखना है और इसका हम जब नोट्स देंगे तो उसमें आपका डेफिनेशन रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ऑब्जर्वेशन अबाउट फंडामेंटल राइट। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो क्यों ऑब्जर्व किए, ऐसा क्यों उनको लगा कि फंडामेंटल राइट इम्पॉर्टेंट है। तो दो ऑब्जेक्ट से इसको हम समझते हैं। ऑब्जेक्टिव से एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट। देखिए सिटीज़न जो है उस पोजीशन में रहे कि वो अपने राइट्स को क्लेम कर सके। अगर आप पढ़े ही लिखे नहीं हैं, आप पढ़े ही नहीं कि मेरा राइट्स क्या है, आपको पता ही नहीं है, तो आप क्लेम क्या कीजिएगा कि भाई मेरा राइट्स क्या है। आप पुलिस के पास गए, आपके साथ कुछ मतलब आप क्या बोलिएगा, आपको आपके राइट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पुलिस जो धारा लगा दे भाई सब सही है, आपको पता रहेगा कि हाँ इस पर ये धारा लगेगा, मेरा राइट्स क्या है, तो अब ना आप कुछ बोल पाइएगा। तो आप पढ़े अपने समय पर सही से है नहीं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। तो ये आपका हो गया। दिस राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट गॉट द पावर टू मेक लॉ। ये जो है ना हर अथॉरिटी जो होती है जब अथॉरिटी पावर्स को मेक मतलब जब अथॉरिटीज कानून को बनाती है तो उस समय वो ध्यान रखती है कि किसी भी नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, उनका जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन ना हो। ठीक है, इसलिए इस फंडामेंटल राइट को किसी स्टेट किसी मतलब धर्म जाति सब कुछ से ऊपर रखा गया है। एकदम कहना कि मतलब कोई सरकार कुछ नहीं, फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर है। Indian Constitution also have a section called Directive Principles of State Policy। क्या हो गया? DPSP। DPSP सीधा इसको हम जानते हैं DPSP के नाम से इसको हम साफ कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम इसको देखेंगे तो हम जानते हैं इसको। यानी कि जब संविधान बनाते हैं लोग तो उस समय वो ध्यान रखते हैं नेता सब कि भाई हमको फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करना है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो इसी DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट मतलब कि देश कह लीजिए इसको, तो स्टेट पॉलिसी में पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसी में पूरा लिखा हुआ है कि जब कानून बनेगा तो सरकारों को ध्यान देना है कि किसी भी नागरिक का मतलब उनका राइट्स का हनन ना हो, पूरा इसी DPSP में लिखा हुआ है। This section is included to ensure greater social and economic reforms and to guide to the independent Indian state। Indian state यानी कि भारतीय देश, ध्यान रखिएगा। तो इंडियन स्टेट, अब देखिए हम इंडिपेंडेंट हो गया, बहुत अच्छी बात है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सब कुछ हो गया था। अब लोग दूसरे को बधाई दे रहे थे, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ तो हो गया। लेकिन अब जब हम इंडिपेंडेंस ही सिर्फ हो जाने से तो नहीं होगा ना, अब हमको ऐसे सरकार कैसे चलाई जाएगी यह बता दिया गया। यहाँ पे कानून कैसे बनेगा, सरकार कैसे चलाई जाएगी, यहाँ से तो हो गया। अब उस सरकार को ऐसे मतलब ऐसा कानून बनाना था, ऐसा उनको एकदम विज़न लेके चलना था कि जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल ऐसा पॉलिसी बनाएंगे वो कि जिसमें सोशल भी लोग यानी कि सामाजिक तौर पे भी एक अच्छा समाज बने। आपको हम क्या बताए थे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, बहुत बढ़िया है, सॉल्यूट करते हैं हम भीमराव अम्बेडकर को। ऐसा संविधान बनाया है ना कि अगला क्या जब तक भारत रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत बढ़िया संविधान है। ठीक है, तो सोशल तौर पे भी हम आगे बढ़ते जाएं, सामाजिक समाज हमारा अच्छा बने, और इकोनॉमिकल यानी कि पैसे के मामले में भी हमारा भारत क्या हो, बहुत आगे बढ़ते जाए। और लिविंग वेजेस फॉर वर्कर यानी कि
कम से कम जो लेबर होते हैं ना, लेबर को इतना पैसा कम से कम मिलना चाहिए जिससे कि उनका घर चले। जो वर्क करने वाले लोग होते हैं उनको कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए जिससे कि उनका घर अच्छे से चल जाए। आई होप कि आप मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट समझ गए होंगे। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर हम इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे। जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। सिविक्स का चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। उसका की फीचर आपका सेक्युलरिज्म लास्ट आपका की फीचर है। इसको देखने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में यह देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज सेक्युलरिज्म, जिसको हिंदी में धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, आज इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्षता, है ना। धर्मनिरपेक्षता इसको कहते हैं। मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म, से आप क्या समझते हैं। तो सेक्युलरिज्म का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जो व्यक्ति किसी धर्म से रिलेटेड ना हो, है ना, या फिर वैसा चीज, वैसा मामला जो किसी धर्म से रिलेटेड ना हो, दैट वी आर कॉल्ड सेक्युलर। ठीक है। मान लीजिए कि भारत क्या है, आपसे पूछेंगे कि इंडिया कौन सा स्टेट है, व्हाट इज सेक्युलर स्टेट। तो आपसे पूछेंगे इंडिया सेक्युलर स्टेट है क्या, इंडिया सेक्युलर स्टेट है। आपसे पूछेंगे पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान सेक्युलर स्टेट है या फिर इंडिया सेक्युलर स्टेट है। देखिए इन दोनों उदाहरण से आप समझ जाइएगा। तो इंडिया सेक्युलर स्टेट है इसलिए क्योंकि इंडिया में चाहे किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हो, ABCD, कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, सबको एक चश्मे से देखा जाता है। इट मीन्स कि सबको एक नजरिए से देखा जाता है ना। लेकिन वहीं आप अगर पाकिस्तान में जाते हैं तो यहां पे क्या है, इस्लाम, है ना। इस्लाम यहां का मेन रिलीजन है। यहाँ का कोई भी अगर कानून बनता है तो वो इस्लामिस्ट कानून यानी कि इस्लाम के कानून को देखते हुए कानून बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोगों को देखते हुए बनेगा, यहाँ पे किसी धर्म जाति को ऊपर नहीं रखा जाता है। तो आप सेकुलर का मतलब समझ सकते हैं। जैसे और सेकुलर का एक मतलब और होता है कि मान लीजिए आप किसी एक धर्म से हैं, लेकिन आप बाकी सारे धर्मों को अपने धर्म के बराबर मानते हैं, सबको एक तराजू पे तोलते हैं, सबको ऐसा देखते हैं कि सब हमारे लिए एक ही है, और सबको मतलब एक नज़रिए से देखना, ये आप वे ऑफ सेकुलर या सेकुलरिज्म इसी को हम कहते हैं। और ये कुछ है नहीं। नो रिलीजन, नो रिलीजियस इज गिवन एक्स्ट्रा बेनिफिट, नॉर एनी रिलीजन इज इग्नोर्ड एन एनी मैटर। ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी एक रिलीजन को नहीं मिलेगा। भारत में देखिए आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, जैसे भारत में हिंदू की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बाकी मान लीजिए कि सिखों की संख्या बहुत कम है, तो क्या उनके साथ भेदभाव हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक सेकुलर कंट्री है, ये वी आर अ सेकुलर स्टेट। हम लोग क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हमारे यहाँ किसी धर्म को ऊपर या नीचे नहीं माना जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि कंक्लूजन देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भाई इससे कौन कौन सा आपका क्वेश्चन लड़ सकता है। और आप पूरा विश्वास रखिए कि जब आपका ये ख़त्म हो जाएगा, अब तो ख़त्म ही हो गया ना, नेक्स्ट क्लास में बस आपका कुछ क्वेश्चन आपको बता देंगे, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में एक चीज़ और बता देंगे, उस वीडियो को आप लोग मिस एकदम मत कीजिएगा, कोई भी बच्चों समझ जाइएगा कि इस चैप्टर से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि सब कुछ तो आप लोग समझ गए, अब आपको मेन एग्ज़ाम देना है। ठीक है। आप कहिएगा सर इस साल तो एग्ज़ाम देना नहीं है क्योंकि कोरोना है। तो देखिए एक चीज़ समझिए, आप सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए, और आगे जाके आपको जॉब लेना है, आपको कुछ भी करना है, तो आपको जानकारी पूरा होना चाहिए। इसलिए एक भी वीडियो मिस नहीं हुआ होगा, मैं ये आशा करता हूँ। दूसरी चीज़ कि आप जब इसको पढ़िएगा तो एकदम एकाग्र होकर पढ़िएगा, एकदम मतलब कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कीजिएगा। बाकी हम आपके साथ हैं। जय हिंद, गुड बाय। बाहर बारिश हो रहा है, ठीक है, लेकिन वीडियो बना रहे हैं, चलिए ठीक है।
जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बाय पार्ट पूरा हम समझ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा वीडियो देखने के बाद आइएगा। आज हम उस चैप्टर का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा आंसर आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए। ये आपको प्री सेट क्वेश्चन आंसर मिलेगा रेडीमेड, लेकिन इसको देखने के बाद, समझने के बाद इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको सेम आंसर लिखना है, या फिर इसमें आप अपना वर्ड जोड़कर भी लिख सकते हैं, जो जैसे आपको बेस्ट लगे आप वैसा कर सकते हैं। चलिए हम आज समझ लेते हैं इसको, क्वेश्चन आंसर को। Why does a democratic country need a constitution? एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसमें हम यहाँ आपको लिखे हैं कि a democratic country need a constitution because, यानी कि एक कंट्री को संविधान की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इट इज अ रिटेन रिकॉर्ड ऑफ रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है, जो आपका संविधान है, वो जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, जो पावर में होते हैं ना, पावर मतलब सत्ता, जो लोग सत्ता में होते हैं वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल आम जनता पे ना करे, उनके ऊपर धौंस ना दिखाए। तो जनता को उनका अपना पावर पता हुआ होना चाहिए। इसलिए वो क्या होता है कि रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है। इसलिए हमें संविधान की जरूरत एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पड़ती है। अब अगला पॉइंट क्या इसका है, इट ग्रांटीज इक्वालिटी टू ऑल पर्सन एंड नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, इटीसी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो संविधान है वो गार्ड है ना, गारंटी देता है हमें कि आपके साथ इक्वल ट्रीट होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इसलिए भी हमारे लिए संविधान जरूरी है कि हमारे साथ कास्ट के लेकर के डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं हो सकता है। आप लड़का है, लड़की है, क्या है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है संविधान को, है ना। तो इसलिए भी संविधान रहना जरूरी है। आप किस धर्म से आते हैं ये भी कोई मैटर नहीं करता है। तो इसलिए भी हमें क्या है, नीड है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम दिए हैं कि इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ वन मेजॉरिटी ग्रुप ओवर दी लेस पावरफुल माइनॉरिटी ग्रुप। करने का मतलब यह है कि हमें संविधान की जरूरत इसलिए भी है कि डोमिनेंट ग्रुप यानी कि जो पावरफुल ग्रुप है, जिसके पास खूब पावर है ना, यानी कि जो नंबर्स में उस कंट्री में ज्यादा है, जो मेजॉरिटी में है, जिनके पास संख्या बल ज्यादा है उस देश में। जैसे कि पाकिस्तान में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हिंदू में, यहाँ पे इंडिया में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। उसी प्रकार से अमेरिका में क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है। तो जो ज्यादा संख्या वाला है वो कम संख्या वाले पे अत्याचार ना करे। तो इसलिए भी संविधान हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट स्टेट द आइडियल्स दैट द पीपल ऑफ द कंट्री कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी हैव गार्ड ओपन एंड टू अपहोल्ड। कहने का मतलब यह है कि ये जो है ना संविधान जो है वो क्या करता है कि हर स्टेट को उसका आइडियल्स है वो, है ना, कि कंट्री में जब संविधान बनाया गया था तो आपसे नॉर्मली लोग से पूछ देते हैं कि संविधान किसने बनाया था, लोग का सीधा कहते हैं कि कौन, क्या भीमराव अंबेडकर। लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। बात सही है, वो हेड थे, लेकिन वो संविधान बनाया ऐसा नहीं, उसमें पूरा 300 पीपुल्स थे, सब लोग मिलकर संविधान बनाया है ना। तो ये जो थे अलग अलग स्टेट से आए थे, अलग अलग कम्युनिटी के थे वो, है ना, डिफरेंट कम्युनिटी, यानी कि अलग अलग कोई किसी समाज से बिलोंग करते थे, कोई उसमें मतलब पूरे देश के हर स्टेट से आते थे। इसलिए इस संविधान क्या है, हर स्टेट के लिए, हर कम्युनिटी के लिए ये क्या है, एक आइडियल्स का काम करता है। एक उनको पता है कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, look at the wording of the two document. Give the first column is from the 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पहला कॉलम है ना, वो पहला कॉलम ये जो है आपका नेपाल का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, जब राजा का शासन हुआ करता था, किंग्स का, तब का था। उसमें से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट यहाँ पे ये पॉइंट किया गया है, निकाला गया है। और ये जो दूसरा वाला है आगे लिखा हुआ है सेकेंड कॉलम में जो है वो रिसेंट, यानी कि इस समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना नेपाल का, उससे निकाला गया है। यहाँ पे ये जो एक्सट्रैक्ट किया गया है ये वाला। तो चलिए दोनों को हम समझ लेते हैं।
और देखिए एकदम याद ऐसे करेंगे ना, जैसे एक सैनिक जो होता है तो झंडे को याद रखता है, किसी भी कीमत पर अगर वो जान दे देगा लेकिन से नीचे नहीं गिरने देगा, है ना। आप देखते होंगे मूवी वगैरह में सही दिखाता है एकदम, है ना। क्या करता है कि एकदम झंडा जो पकड़ के रखता है, एकदम किसी भी कीमत को गिरना नहीं चाहिए, चाहे किसी चीज को भूल जाएगा लेकिन झंडा को नहीं भूलेगा। वैसे ही आपको अपने आपको जो मिल रहा है उसको याद कर लेना चाहिए। आपके लिए झंडा क्या है, आपके लिए यही जो है ये आपके लिए फ्लैग है। आप जितना अच्छा इसको पकड़ लीजिएगा ना उतना अच्छा आपका नंबर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल पार्ट 7 क्या था, इसको जरा देख लेते हैं क्या था। तो आर्टिकल 15 में था कि एग्जीक्यूटिव पावर द एग्जीक्यूट ऑफ द किंग्स, यानी कि वहां पे जो भी पावर्स था किसके पास था, किंग्स के पास था। नेपाल shall be vested in His Majesty and the Council of Minister, यानी कि जो भी वहां का पावर्स था किसके पास था, किंग्स के पास था, यानी कि राजा के पास हुआ करता था। पहले में 1990 के दशक की बात है जब नेपाल में पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, पढ़ाए थे आपको हम। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 2015 वाले में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल पार्ट 7 में क्या चेंज कर दिया गया, तो फेडरल गवर्नमेंट यहां पे आ गया। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, तो आपको हम बताए थे संघीय सरकार, है ना। यानी कि संघीय सरकार जो 3 लेवल की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल गवर्नमेंट, इस तरह की व्यवस्थाएं वहां पे आ गई। एक कोऑर्डिनेशन बनाकर जो गवर्नमेंट काम करती है उस तरह की गवर्नमेंट यहां पे आ गई। तो अब पावर किसके पास चला गया था, तो अब पावर चला गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि चुने हुए जो वहां पे नेता होंगे उनके पास वो अधिकार चला गया। आप इसको अच्छे समझ जाइएगा, पढ़ भी देते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर दी execute of Nepal shall pursuant to his constitution and law we vested in the council of minister। तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। मिनिस्टर के पास चला गया जो भी पावर था, अब राजा के पास ना रह करके किसके पास आ गया, चुने हुए प्रतिनिधियों के पास पावर आ गया, जैसे एमएलए हो गए, एमपी हो गए, उनके पास। नेपाल इज डिफरेंस इन who exercises executive power in the above two constitution of Nepal। तो यहाँ पे आप क्या समझ लिए कि ये दोनों में पावर किसके किसके पास था, तो पहले जो था पावर वो किंग्स के पास था और अभी किसके पास था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधियों के पास पावर अब आ गया है, जो अभी वर्तमान में भी वही है रिसेंट में। आंसर, तो ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। और ये आपको थोड़ा सा बढ़ा लिख देना है, ठीक है। अगर देखिए अगर आपसे पूछता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में तो इतना भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछ देगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए आगे देख लीजिए, इसको भी लिख दीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट विल द 1919 कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अल्टीमेट अथॉरिटी टू द किंग्स इन ऑल मैटर। क्या था कि अल्टीमेट यानी कि बहुत ही ज्यादा जो पावर्स था वो किसके पास था, किंग्स के पास हुआ करता था। दी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2007, यानी कि 2007 में जब कॉन्स्टिट्यूशन जो वहां का लोगों ने मांग कर दिया, तो स्टेट दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल परफॉर्म्स द एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड द डिसीजंस विल बी taken in the name of the Prime Minister. Nepal needs a new constitution because the previous constitution does not reflect the ideas of the country that want Nepal to be. It goes against what the people of Nepal have। क्या हो रहा था, तो पहले के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसको लोगों ने कहा कि वो तो जो था वो मोनार्की के हिसाब से था 1990 में, यानी मोनार्की मतलब राजतंत्र के हिसाब से था। तो अब लोगों ने कहा कि नहीं, हमें वैसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो अभी नेपाल को रिप्रेजेंट करता हो, जो नेपाल के हिसाब से हो, अभी के हिसाब से, यानी कि फेडरल एग्जीक्यूटिव में संघीय सरकार के हिसाब से हो। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी रक्षा कौन करती है ना, प्रोटेक्शन कौन देता है, वैसा कौन सा संस्थान है जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्शन देता है। ये आप अपने लैंग्वेज में कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं, हम देख लेंगे, जिसका सही रहेगा उसका जवाब भी देंगे, है ना, और उसको ऊपर में हाईलाइट भी करेंगे उसके नाम के साथ। चलिए तो हम इसको अब देख लेते हैं। What
what should happen it if there were no restriction on the power of elected representatives, मतलब कि कह रहा है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है अगर उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया, उन पे अगर कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया, कोई चेक पॉइंट नहीं लगाया गया। मान लीजिए एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये इनके पास तो पावर है, अब इनके पावर पे कोई चेकआउट अगर नहीं लगाता है कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि अपने पावर का मिसयूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे। If there no restriction on the power of elected representative, there would not be any protection against possible, पूरी पॉसिबल है कि वो अपने पावर्स का क्या करेंगे, मिसयूज कर देंगे 100%, ऐसा पूरा का पूरा। और क्या होगा कि आर्बिट्रेरी डिसीजन, और वो क्या होगा कि गलत डिसीजन लेकर के जनता को क्या कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उनके साथ अनजस्टिस कर सकते हैं, है ना। यानी कि अगर एमएलए पे अगर जैसे कि कौन अपशीन लगाएगा, जैसे आप बता देते हैं कि अगर ये कुछ गलत करते हैं तो आप किनके पास जाइएगा, इन पे कौन चेकआउट लगाएगा, ठीक है। तो चेकआउट ऐसे तो बहुत तरीके से होता है, लेकिन बेसिकली जो आपका जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वही इन पे चेकआउट लगाता है कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, राइट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द मेजॉरिटी राइट वन reason why you think it is important to respect the view of the minority in each of the situation। अभी हम देखने वाले हैं, इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सिचुएशन में जो अभी है इसमें कौन माइनॉरिटी है और कौन मेजॉरिटी, यानी कि कौन संख्या में कम है और कौन संख्या में ज्यादा है, ठीक है। और फिर इस पे हम देखेंगे कि इनके व्यू, यानी कि जो ये सोचते हैं उनका भी रिस्पेक्ट कैसे किया जाना चाहिए, उनके भी व्यू का। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। है इसमें कि इन स्कूल, एक स्कूल में 30 टीचर होते हैं। कितने टीचर होते हैं बाबू? 30 टीचर होते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पे 20 जो है वो मेल होते हैं, यानी कि कुल टीचर की संख्या कितनी है, 30 है। उसमें से जो 20 है वो मेल है, 20 मेल हो गए, तो बच गया कितना, 10। तो 10 कौन हो गए, 10 हो गए फीमेल और 20 हो गए मेल। तो इसमें आपका माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कौन आ जाएगा, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में कौन है, तो माइनॉरिटी में कौन हो गए, फीमेल हो गए, और मेजॉरिटी में कौन हो गए, तो मेल हो गए, क्योंकि मेल क्या है, संख्या में ज्यादा है। दी अदर 10 फीमेल टीचर्स आर इन माइनॉरिटी हेयर, यहां पे जो फीमेल टीचर है माइनॉरिटी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू, इसलिए यह भी जरूरी है कि इनका जो व्यू है, देखने की नजरिया है, इनके अंदर जो टैलेंट है, उनको क्या किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए, है ना। और बिकॉज देयर आर नीड टैलेंट्स एंड रिक्वायरमेंट एनी बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मेल टीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इन मेल टीचर और फीमेल टीचर दोनों के देखने का नजरिया अलग हो सकता है, उनमें कुछ अदर टैलेंट और इनमें कुछ अलग टैलेंट भी हो सकता है। तो दोनों को टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करके हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए फीमेल टीचर्स कैन अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को जो फीमेल टीचर्स होती हैं, जो मतलब जो महिलाएं टीचर होती, लड़की जो टीचर होती है ना फीमेल, वो ज्यादा अच्छे से उनको समझती हैं, छोटे बच्चों को, उनके फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाती हैं। अच्छा, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या सही बात है, क्या मेल टीचर जो है, जो लड़के टीचर हैं, वो क्या उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं बच्चों की फीलिंग, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके फीलिंग्स को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते जितने अच्छे से फीमेल टीचर समझ पाते हैं। ये आपके लिए समझ लीजिए कि टास्क नहीं, लेकिन एक आपके लिए है ना, असाइनमेंट। आप कमेंट कीजिएगा, जिसका जवाब जितना अच्छा होगा उसको ऊपर में आइडेंटिफाई करेंगे। Children in better way in take care of any illness or psychology crisis of the student, female teachers can take the situation more effective। और अगर वो किसी प्रकार से मतलब मानसिक तौर पे किसी प्रकार से अगर उसके अंदर कोई दिक्कत है, तो क्या फीमेल टीचर ज्यादा अच्छे से समझ जाती हैं छोटे बच्चों का, ठीक है। ये आप ऐसा तो सही बात है, लेकिन हम आपका व्यू जानना चाहते हैं कि आपको इसमें क्या लगता है। चलिए, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस केस में देखते हैं कि कौन माइनॉरिटी है और कौन मेजॉरिटी है। इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट, एक शहर में
5% पॉपुलेशन किसका होता है, बौद्धिस्ट का होता है। बुद्धिस्ट जैसे कि हिंदू मुस्लिम होता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे ही एक धर्म है बुद्धिस्ट। तो ये क्या है, कितना परसेंट है, 5% है एक शहर में। आंसर इसका क्या होगा, तो आंसर होगा हेयर द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन शुड बी रिस्पेक्ट एज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। जब 5% है तो इनके जो राइट्स है, इनके पास भी तो राइट, ऐसा तो नहीं है कि इनके पास राइट्स नहीं है, सेम राइट्स जो हमारे पास है जो उनके पास होगा, है ना। तो और चूंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री भी है, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है, इसलिए भी इनका क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और सेम ऑल रिलीजन कैन बी प्रैक्टिस्ड freely and no religion should be suppressed because it is minority। क्या रहा है कि किसी भी रिलीजन को आप अगर मेजोरिटी में है तो माइनॉरिटी को आप सप्रेस यानी कि दबा नहीं सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि सारे पावर्स वही हैं जो आपके पास है, ठीक है। तो इस कारण भी और एक अच्छे कंट्री होने के नाते भी इन अ फैक्ट्री, अब देखते हैं नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं इन अ फैक्ट्री मेस फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयज 80% वेजिटेरियन। क्या है कि एक मेस होता है और उसमें 80% जो एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ के काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। फुल क्या होते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं। और जो 20% होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। तो इसमें माइनॉरिटी कौन हो गया, मेजॉरिटी में कौन हो गया, तो माइनॉरिटी वो हो गया जो संख्या में कम है, यानी कि जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या हो गया, संख्या में कम है, तो वो क्या हो गया, माइनॉरिटी हो गया। और 80% क्या हो गया, मेजॉरिटी में हो गया, है ना, जो वेजिटेरियन होंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू, और इसलिए रिस्पेक्ट, इनके भी व्यू का रिस्पेक्ट होना चाहिए। अच्छा, अब उस मेस में वो कोई खाने वाला है, मतलब नॉन वेज खाता है, तो क्या उनका रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, सेम रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनका एक अलग थॉट हो सकता है और आपका एक अलग थॉट हो सकता है, या जो वेजिटेरियन वाले हैं उनका अलग थॉट हो सकता है। मेरे बारे में आप जानते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन अगर मेरे मम्मी पापा ये सब की बात करें, पूरे खानदान में सब लोग नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। तो क्या हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट करते। आप खाइए, आपको अगर अच्छा लगता है, आपका अगर वैसा सोच है तो हमको क्या दिक्कत है, आप खाइए, है ना। तो सेम चीज है। रिस्पेक्ट ऑफ माइनॉरिटी नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉयज एज ऑल एम्प्लॉय हैव इक्वल राइट टू ईट अ फूड ऑफ देम चूज। क्योंकि राइट है यहाँ पे, आप कुछ भी खा सकते हैं, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि आप अपने हिसाब से जो आपके लिए सही लगे वो आप खा सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं अपने फूड को। वेन दी नॉन वेजिटेरियन माइनॉरिटी also gets the food their choice, they will be satisfied and consequently there will be better do work atmosphere in factory। क्या कह रहा है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने खाने से तो अब अपने फैक्ट्री में अच्छे से वर्क कैसे कर पाएंगे। इसलिए चूंकि वो अपने फैक्ट्री में अच्छे से वर्क कर पाए, इसलिए उनको अच्छे से अपने हिसाब से जो उनको खाना पसंद है उनको खाने दिया जाए, है ना। तो यही चीज इसमें था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। उसको समझने के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जब हम हट जाएंगे ना यहाँ से कभी भी, तो बीच में आप स्क्रीनशॉट ले करके और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं होगा तो पढ़ाते पढ़ाते भी आप नोट्स बनाते जाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझ में अच्छे से आएगा। एक बार पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर आप अपना स्क्रीनशॉट ले करके लिख लीजिए पूरा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए लास्ट केस से और समझते हैं। डी इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, जिसमें कि 40 बच्चे जो होते हैं वो अच्छे यानी कि वेल ऑफ फैमिलीज से आते हैं। वेल ऑफ फैमिलीज का सेंस ये है कि मान लीजिए ये लोग क्या है कि अच्छे पैसे वाले घर से आते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, वो अपने बच्चों को सही से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं, इन दिस क्लास द 10 स्टूडेंट who do not belong of well of families, ठीक है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजोरिटी में कौन हो गए, तो जो कम बच्चे हैं यानी कि 50 बच्चा तो क्या हो गया, वो मेजोरिटी में हो गया। माइनॉरिटी यानी कि संख्या में कम कौन रह गया, तो 10 बच्चा जो कि वेल मेंटेन फैमिली से नहीं आते थे, मतलब वेल ऑफ फैमिली से नहीं आते, जिनके पास वो गरीब थे, एक तरह समझ लीजिए, ठीक है। द व्यू ऑफ द 10 स्टूडेंट इन minorities should respected as their families may not be able to spend as much money on
book, stationery and education trip and those of the other 40 students. क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो गरीब बच्चे हैं इनका जो मतलब इनका जो व्यू है उसको भी एक रिस्पेक्ट देना जरूरी है। ये जो सोचते हैं उसको भी, क्योंकि देखिए ठीक है ये गरीब है तो इसका मतलब ये तो नहीं इसके अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो है इनके अंदर भी, ठीक है। तो इनके टैलेंट को भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर करना चाहिए। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। The column of the left lists some of the key features of the Constitution. In the other column, write 2 sentences in your own word on why you think this feature is important. कह रहा है कि ये जो आपका राइट्स है ना, ये जो आपका राइट्स है कुछ मतलब कुछ की फीचर्स आपका फंडामेंटल का यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है ना, और इस की फीचर को आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन में आपका दिया जाएगा और पूछ देगा कि आप अपने शब्द में इसको समझाइए कि ये की फीचर आपको क्या बताता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इट प्रिवेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर one government on the center. The vast number of the communities are represented in multiple levels of government. क्या कह रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जो होता है यानी कि संघीय सरकार जो होता है ये 3 लेवल का होता है, आपको बताए थे हम, है ना। कौन कौन से बताए थे हम? तो फर्स्ट आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और क्या हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये आपका 3 लेवल का गवर्नमेंट था। तो ये तीनों में बांट देने से क्या होता है, ये तीनों गवर्नमेंट, मान लीजिए कि किसी स्टेट की जनता को मन है कि हम इस स्टेट में अपने स्टेट में किसी दूसरे पार्टी का सरकार रखें, ठीक है। तो स्टेट में कोई जैसे कि बिहार में अभी कोई और सरकार है, केंद्र में कोई और सरकार है ना, इस प्रकार से। तो संघीय सरकार में क्या हो गया कि सबके पास अपना अपना पावर है और जनता के पास भी पावर है। तो चलिए सब तो समझा चुके हैं हम, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। इट प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय वन ऑर्गेन ऑफ द स्टेट। सेपरेशन ऑफ पावर से क्या हो गया कि कोई भी ऑर्गेन जो है वो अपने पावर का मिसयूज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये समझ चुके हैं, इसका मतलब हम समझा चुके हैं, पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। हालांकि आपको बता देते हैं कौन सा हो गया, तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटर, ठीक है। अगर इस तरह देखें तो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये 3 लेवल में बांटा गया है ताकि कोई भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है? तो इट प्रोटेक्ट्स सिटीजंस अगेंस्ट द arbitrary and absolute exercise of power by the state, ठीक है। मान लीजिए जो गवर्नमेंट में उनके पास बहुत पावर होता है ना, तो उस पावर का वो गलत इस्तेमाल ना करे, इसीलिए हमारे लिए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जो हमें क्या करता है, तो जो मजबूत होते हैं, जिनके पास मतलब ताकत होता है, सत्ता होता है, उनसे हमें क्या मिलता है, हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संघीय सरकार के स्वरूप। Only representative elected directly by the people govern the state, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि संघीय सरकार में क्या होता है कि लोग जो है अपने पावर को वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वहां से क्या होता है कि वह हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश को चलाते हैं, हमारे स्टेट को, हमारे जो हमें जो चाहिए वो हमारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन क्लास के लिए तैयार रहें। हम ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और जो क्वेश्चन बीच में हम पूछे हैं वीडियो में उसको ध्यान से देख करके उसका आंसर दें। उस जो भी अच्छी सही आंसर देगा उसको हम सामने लाएंगे, उसका फोटो दिखा करके, या फिर इस प्रकार से उनको हम मतलब एकदम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जय हिंद, गुड बाय। आई होप कि आप अच्छे से सब कुछ समझ गए होंगे।